सारे सीरीज़ के आज एपिसोड आएंगे, चारों सीरीज़ के, और बाकी सीरीज़ के भी आते रहेंगे एपिसोड। कभी कभार मिसिंग होता है, मैक्सिमम टाइम लोग अपलोड करने की कोशिश करेंगे। और नई सीरीज़ भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। नई सीरीज़ अभी नहीं आई है तो इसी हफ्ते में या फिर नेक्स्ट वीक तक जरूर दे दूँगा, और ये भी सारी सीरीज़ कंप्लीट सीरीज़ अपलोड करूँगा। ड्रैगन लॉर्ड रिवेंज के एपिसोड बाकी शाम तक आएंगे, कभी अपलोड कर रहा हूँ, उसके बाद दूसरा आएगा शाम को 10 बजे के करीब तीसरा एपिसोड आ जाएगा। डिले हो जाएगा थोड़ा सा, बट आज अपलोड होगा सारे एपिसोड। और नई स्टोरी कल आ रही है, दूसरे चैनल पे होगी, लिंक प्रोवाइड की जाएगी कंप्लीट टाइम में और प्रोवाइड करके डाली जाएगी। उसको आप लोग जरूर सुनिएगा और कमेंट भी करिएगा उसमें। वो दूसरा पंख भी खींच लेता है। आह, रोक दो, बस करो। वो दर्द और अपमान दोनों से पागल हो उठी, लेकिन शिवम रुकने वाला नहीं था। वो तीसरा पंख खींचने ही वाला था कि ब्लड फीनिक्स चिल्लाई, रुको, मैं जा रही हूँ, ब्लड गॉड फ्रूट नहीं लूंगी, मुझे जाने दो। चिल्लाते ही वो तेजी से दूर उड़ गई, कुछ दूर जाकर रुकी और चीख कर बोली, लड़के, मैं तुम्हें याद रखूंगी। फिर वो गायब हो गई। शिवम मुस्कराकर वापस रूपाली के पास लौट आया। रूपाली ने अचानक कहा, वो आ गया, लगता है उदय पहुंच गया। आकाश में एक विशाल रक्तबादल लुढ़कता हुआ आ रहा था। बहुत दूर से ही उसकी भयावह शक्ति महसूस हो रही थी। रूपाली बोली, उदय शुरुआत में अपना वास्तविक शरीर नहीं भेजता, पहले उसका अवतार आता है। मैं उसके अवतार को नष्ट करूंगी, फिर असली शरीर के आने पर तुम हमला करना। दूर आसमान में रक्तबादल तेजी से आ रहा था। तारों भरे आकाश में लगातार धमाके हो रहे थे। नीचे ग्रह पर भागे हुए सभी लोग, यहाँ तक कि बॉनी भी, इस ऊर्जा को महसूस कर कांप उठे। वह आ गया, ब्लड मिंग यहाँ है, किसी ने डर से चीख कर कहा। ब्लड डेमन क्लैन में किसी ने घबराकर कहा कि अब तो उदय आ चुका है, इसलिए ब्लड गॉड फ्रूट उनके हाथ नहीं आने वाला। वे जानते थे कि उदय शीर्ष क्वासी एम्परस की सूची में 11वें स्थान पर है और उसकी शक्ति अत्यंत भयावह है। यद्यपि यह सूची पूर्णतः सटीक नहीं मानी जाती और कई जीनियस छूट सकते हैं, लेकिन जो भी इस सूची में स्थान प्राप्त करे वह निश्चित ही अत्यंत भयानक होता है। कुछ ही क्षणों में उदय ग्रह के ऊपर उतर आया। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसने तुरंत ब्लड गॉड फ्रूट का स्थान पहचान लिया। रक्त प्रकाश चमका और उसका विशालकाय शरीर फल के ऊपर प्रकट हुआ। उसका कद 2 मीटर से अधिक था, चौड़ा चेहरा था और उसकी आंखों में जन्मजात क्रूरता झलकती थी। उसने सीधा कदम बढ़ाया और ब्लड गॉड फ्रूट की ओर बढ़ने लगा, पर उसी क्षण रूपाली हरकत में आई। वह हरी रोशनी में बदलकर उसके सामने प्रकट हो गई। उसने अपना रूप बदल रखा था ताकि उदय उसे पहचान न सके, और वैसे भी उदय ने कभी उसके जीवन स्रोत को नहीं देखा था, इसलिए पहचानने का कोई प्रश्न ही नहीं था। उदय ने उसे देखकर भौहें सिकोड़ ली और बोला कि एल्फ रेस के लोगों के लिए ब्लड गॉड फ्रूट बेकार है, फिर भी वह यहाँ आई है, क्या ये फल उससे संबंधित है? उसकी दृष्टि अत्यंत तेज थी और उसने तुरंत शक कर लिया। रूपाली ने शांत स्वर में कहा कि चाहे संबंध हो या न हो, ये फल वह ले नहीं सकता। उदय की आंखों में क्रोध और उग्रता बढ़ गई। उसने कहा कि इस पैनिक क्षेत्र में एम्परर प्रवेश नहीं कर सकते और उसके मार्ग में कोई रुकावट नहीं। क्या रूपाली में इतनी क्षमता है कि उसे रोक सके? रूपाली ने उत्तर दिया कि जब तक प्रयास न किया जाए कैसे पता चलेगा। उदय ने ठंडी आवाज में कहा कि ठीक है, तो अब अपनी जान देकर ही यह प्रयास कर लो। अगले ही पल उदय ने हमला कर दिया। उसके रक्त की ऊर्जा आकाश में फैल गई और वह रूपाली की ओर भयंकर गति से झपटा। एक ही वार में उसने शून्य को चकनाचूर कर दिया। ये ब्लड डेमन क्लैन की शक्ति थी। शीर्ष क्वासी एम्परर ऐसे साधारण गॉड एम्परर्स को पल भर में मार सकते थे। रूपाली ने तुरंत अपना युद्ध धनुष निकाला और कई तीर छोड़े। वे तीर उदय के रक्तहमले से टकराकर उसे रोकने में सफल हुए। उदय ने कहा कि वह उसके हमले को रोक सकती है, ये थोड़ी शक्ति का प्रमाण है, पर अभी भी बहुत कमजोर है। वह रक्त ऊर्जा से भरा तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन रूपाली उससे दूरी बनाते हुए लगातार तीर छोड़ती गई। उदय ने रक्त तलवार निकालकर हर तीर को काट दिया। दूर छिपे हुए शिवम ने ये सब देखते हुए सोचा कि क्या ये सच में उदय का अवतार है। इस अवतार की शक्ति ब्लड फीनिक्स से भी कहीं अधिक थी और इसे देखकर अवतार कहना मुश्किल था। फिर भी शिवम जानता था कि रूपाली पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रही थी। यदि वह पूरी तरह हमला करे तो अवतार से भी अधिक शक्तिशाली हो सकती है, लेकिन वह जानबूझकर शक्ति छिपा रही थी ताकि उदय का वास्तविक शरीर आने से पहले संदेह न हो। कुछ देर बाद रूपाली ने दिखावटी रूप से कमजोर पड़कर कहा कि उदय वाकई बहुत शक्तिशाली है और फिर मुड़कर भाग गई।
उदय ने क्रोध से कहा कि वह उसे जाने नहीं देगा और तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा। दोनों पीछा करते हुए वहां से दूर हो गए। शिवम वहीं छिपा रहा। थोड़ी देर बाद हवा में एक और आकृति प्रकट हुई। ये भी उदय जैसा ही था, पर वह पहला वाला नहीं था, क्योंकि यदि पहला अवतार रूपाली से छूटकर लौट आता तो रूपाली शिवम को चेतावनी भेजती। फिर यह आकृति दूसरी दिशा से आई थी। नए उदय ने चारों ओर देखा और अंततः उसकी दृष्टि ब्लड गॉड फ्रूट पर जाकर टिक गई। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। शिवम ने अभी भी हमला नहीं किया, क्योंकि उसे निश्चय नहीं था कि यह अवतार है या वास्तविक शरीर। वह पहले परखना चाहता था। जब दूसरा उदय पल के निकट पहुंचा और हाथ बढ़ाया तो उसने अचानक रुककर आसपास देखा, जैसे उसे कुछ संदेह हो। तभी आकाश में हलचल हुई और तीसरा उदय प्रकट हुआ। वह तेजी से नीचे आया, रक्त प्रकाश फेंका और सीधे ब्लड गॉड फ्रूट को निगल गया। शिवम की आंखें चमकी। यह निश्चित ही वास्तविक शरीर था। फिर भी उसने तुरंत हमला नहीं किया, क्योंकि अब शक्तिशाली शत्रु फल को परिष्कृत करने बैठ गया था। उसने रूपाली को संदेश भेज दिया। उदय धरती पर बैठ गया और चारों ओर रक्त ऊर्जा लपेटकर फल को परिष्कृत करने लगा। इसी क्षण शिवम हरकत में आया। उसका शरीर बिजली की तरह चमका और वह तेजी से उदय की ओर दौड़ा। उसके 3 ग्रेविटी बीड्स उड़कर बाहर निकले और उनकी शक्ति ने दोनों अवतारों को और उदय के शरीर को एक साथ दबा दिया। उसी ग्रेविटी के प्रभाव में शिवम ने अपनी पूरी 5 गुना शक्ति से भरा वॉरटैक्टिक्स का मुक्का चलाया। ये प्रचंड शक्ति शून्य को चीरती हुई सीधे उदय के शरीर की ओर बढ़ी। अवतार तुरंत हरकत में आया और वह शिवम के सामने आकर रक्त चाकू से वार करने लगा, जो शिवम की मुट्ठी से टकराकर भयंकर धमाका पैदा कर गया। लेकिन शिवम ने अवतार से लड़ने में समय नष्ट नहीं किया। वह पल भर में अवतार को चकमा देकर उदय के शरीर के पास जा पहुंचा। इस बार उसने ग्रेट विंड टेक्निक के साथ और भी शक्तिशाली वार किया, पर तभी उदय, जो अभी फल परिष्कृत कर रहा था, ने आंखें खोल दी। उसकी आंखों से 2 रक्त तलवारें निकली, जो आकाश को चीरती हुई सीधे शिवम पर आ गिरी। उदय की आंखों से 2 रक्तवर्ण तलवारें शिवम की ओर दागी गईं। उसी क्षण उसने आकाश फाड़ देने वाली एक लंबी दहाड़ लगाई, जैसे पूरा आकाश गरज उठा हो। उसके शरीर से रक्त प्रकाश विस्फोटित हुआ और रक्त ऊर्जा एक चमकदार रक्ताभा बनकर शिवम पर टूट पड़ी। लगातार कई भयानक धमाकों की आवाजें गूंजी। उदय की आंखों से निकली तलवारें शिवम ने एक ही वार में नष्ट कर दी। अंत में उसकी रक्त तलवार से टकराकर चारों दिशाओं में ऊर्जा की तरंगें फैलाती चली गईं। शिवम का शरीर हिलकर पीछे की ओर बह गया। उदय की तलवार प्रकाश भी बिखर चुका था और वह भी पीछे धकेला गया। उदय ने शिवम को गहराई से देखते हुए कहा कि यह ग्रेट डिवाइन विंड टेक्निक है और तुम अवश्य शुभम हो। शिवम ने शांत स्वर में कहा कि तुमने पहचान ही लिया। उदय ने ठंडी आवाज में कहा कि शुभम, तुम कथाओं से भी अधिक शक्तिशाली हो और ऐसा लगता है कि सबने तुम्हें बहुत कम आंका था। इसी बीच उसका अवतार बिना आवाज किए शिवम के पीछे प्रकट हो गया और उसका वास्तविक शरीर आगे खड़ा होकर शिवम को आगे या पीछे जाने का मार्ग बंद कर चुका था। शिवम ने पूछा कि क्या तुम ब्लड गॉड फ्रूट को पहले से रिफाइन कर रहे थे? यदि ऐसा होता तो तुम इतनी जल्दी प्रतिक्रिया नहीं कर पाते। उदय ने हंसकर कहा कि क्या तुम उसे इतना मूर्ख समझते हो कि इतनी महत्वपूर्ण खबर बस यूं ही उसके पास आ जाए? उसने कहा कि उसने पहली ही बार खबर सुनकर समझ लिया था कि इसमें धोखा है, लेकिन फिर भी वह आया क्योंकि यह पैनिक क्षेत्र है। यहाँ डिवाइन एम्परर प्रवेश नहीं कर सकते और क्वाजी एम्परर वर्ग में उससे अधिक शक्तिशाली बहुत कम लोग हैं जो उसे सच में मार सके। ऐसे लोग तो लगभग न के बराबर हैं। यह उसका विश्वास था। फिर उदय ने कहा कि अब उसे समझ आया कि शुभम ने उसे क्यों फंसाया। उसके पास लाइफ सोल प्राइमल स्टोन फ्रैगमेंट है और उसे आश्चर्य ये था कि शुभम ने ये कैसे जाना, जबकि वे पहले कभी मिले ही नहीं। उसकी रक्तलाल आंखें लालच से चमक उठीं। जैसे शिवम उसकी लाइफ सोल फ्रैगमेंट चाहता था, वैसे ही वह भी शिवम के फ्रैगमेंट को पाना चाहता था। शिवम ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा कि यदि तुम अपनी लाइफ सोल फ्रैगमेंट मुझे दे दो तो मैं तुम्हें ये सब बता दूंगा। उदय ठहाका लगाकर बोला कि शुभम, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो? तुमने अपनी सबसे बड़ी गलती यही की है कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया। अगले ही क्षण उदय की रक्त ऊर्जा आकाश तक उठ गई और उसका पूरा शरीर रक्त कवच जैसी ऊर्जा से ढक गया। उसके हाथ में 2 मीटर लंबी भयानक रक्त तलवार प्रकट हुई। उसी समय उसका अवतार भी पूर्ण शक्ति में आ गया। फिर उदय और उसके अवतार दोनों ने एक साथ हमला किया। 2 रक्त तलवारें अंतरिक्ष को फाड़ती हुई शिवम पर टूट पड़ी। शिवम ने भी अपनी शक्ति चरम पर उठा दी। ग्रेट डिवाइन विंड टेक्निक पूरी तरह सक्रिय हो गई और उसके शरीर पर हवा की एक शक्तिशाली परत बन गई। उसके मुट्ठे लगातार टकराने लगे और आकाश में अनगिनत मुट्ठी चिन्ह उभर आए जो रक्त तलवारों से भिड़ गए।
तारे कांप उठे और दोनों ने दर्जनों प्रहार एक ही पल में अदला बदली किए। युद्ध की तीव्रता से शिवम भीतर से चिंतित हो गया। यह उदय अत्यंत भयानक था। शिवम ने पूरी शक्ति होने के बावजूद किसी तरह बराबरी की लड़ाई की। सोचकर ही वह स्तब्ध था कि वह अब डिवाइन मोनार्क के 8वें स्तर पर है। यदि वह 7वें स्तर पर होता तो वह उदय के सामने टिक भी नहीं पाता। उदय केवल क्वाजी एम्परर सूची में 11वें स्थान पर है और फिर भी इतना शक्तिशाली है। शीर्ष 10 और विशेषकर पहले 3 कितने भयानक होंगे, इसकी कल्पना ही झकझोर देने वाली थी। कर्स बॉडी को अजेय माना जाता है, परंतु इस विशाल ब्रह्मांड में वास्तव में ऐसे लोग मौजूद थे जो उसे चुनौती दे सकते थे। शिवम जितना हैरान था, उदय उससे भी अधिक स्तब्ध था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि शुभम उसके साथ बराबरी पर लड़ रहा है और यही कारण था कि वह उसकी लाइफ सोल फ्रैगमेंट छीनने का साहस करता है। उदय गर्ज कर बोला कि मार डालूंगा और उसका हमला और भी उग्र हो गया। रक्त प्रकाश अत्यंत घना हो गया और फिर उसकी रक्त ऊर्जा से एक और अवतार जन्म ले लिया। अब उसके पास कुल 3 युद्धकारी स्वरूप थे। इन अवतारों की शक्ति उसके वास्तविक शरीर से थोड़ी कम थी, पर फिर भी लगभग 8 स्तर की शक्ति रखते थे। एक अवतार में 8 स्तर की शक्ति होना ही भयावह था। तीनों रूपों ने एक साथ हमला किया और शिवम पर अभूतपूर्व दबाव डाल दिया। दोनों के बीच भीषण सेक्ट रश शुरू हो गया और तुरंत ही दर्जनों प्रहार हो गए। इसी समय उदय के वास्तविक शरीर में अचानक हलचल हुई और उसका श्वास भ्रमित हो गया। शिवम इस अवसर को कैसे छोड़ सकता था। उसने दोनों अवतारों की परवाह किए बिना सीधा वास्तविक शरीर पर हमला किया। शिवम का प्रहार उदय के शरीर से टकराया और वह दूर उछलकर गिर पड़ा, खून उगलता हुआ। उसी समय दोनों अवतारों ने शिवम पर वार किया और उसके शरीर पर 2 गहरी कट बन गए। वह लगभग 2 टुकड़ों में बंट गया था, पर उसकी कोशिकाएं तुरंत ही उसे ठीक करने में लग गईं। उसी समय दूर से एक हरी रोशनी चमकी और एक हरा तीर उदय के वास्तविक शरीर की ओर आकाश चीरता हुआ आया। ये तीर इतनी तेजी से आया कि उदय घायल अवस्था में उसे रोक ही नहीं पाया। उसके सबसे निकट वाले अवतार ने उसे रोकने की कोशिश की और तीर से टकराते ही अवतार विस्फोट में बदल गया। अवतार के नष्ट होते ही उदय का वास्तविक शरीर हिल गया और उसने फिर से खून उगला। स्पष्ट था कि अवतार के मरने का असर उस पर पूरी तरह पड़ा। कुछ दूर पर प्रकाश चमका और रूपाली प्रकट हुई। उदय ने उसे देखते ही कहा कि पहले भी तुमने मुझे मारा था, अब बताओ तुम कौन हो। पूरे ब्रह्मांड में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो मुझे घायल कर सकते हैं। रूपाली ने उत्तर देने के बजाय अपना रूप बदलना शुरू किया। वह वही थी जिसने पहली बार अपना चेहरा बदल लिया था। अब वह अपनी वास्तविक आकृति में लौट आई। रूपाली का वास्तविक रूप देखते ही उदय की आंखें फैल गईं और वह चौंक कर बोला कि क्या वह एल्वन प्रिंसेस रूपाली है। यद्यपि उसने उसे वास्तविक जीवन में कभी नहीं देखा था, लेकिन फैंटेसी जड़े में उसके स्वरूप को देख चुका था, इसलिए तुरंत पहचान गया। रूपाली ने शांत भाव से कहा कि हाँ, वह वही है। ये देखकर शिवम समझ गया कि उदय के शरीर में पहले आई हलचल उसी कारण थी, क्योंकि उसका एक अवतार रूपाली के हाथों पहले ही मारा जा चुका था। उदय ने उलझन में पूछा कि रूपाली यहाँ उसे मारने क्यों आई है और क्या सच में वह शुभम से विवाहित है। ब्रह्मांड में अफवाहें फैली थी कि रूपाली शुभम से विवाह करने वाली है, इसलिए उदय ने सोचा कि वह शिवम की सहायता करने और उसकी लाइफ सोल फ्रैगमेंट छीनने आई है। रूपाली मुस्कुराई और कहा कि वह यहाँ स्वाभाविक रूप से उसकी लाइफ सोल स्टोन फ्रैगमेंट लेने आई है। ये सुनकर उदय की आंखें सिकुड़ गईं और उसने कहा कि तो तुम भी लाइफ सोल फ्रैगमेंट रखती हो और यह ब्लड गॉड फ्रूट भी तुम दोनों की रची हुई चाल थी ताकि उसे बाहर निकाला जा सके। लेकिन वह अब भी आत्मविश्वास से भरा था और बोला कि क्या तुम दोनों सच में सोचते हो कि उससे जीत सकते हो। उदय को विश्वास था कि वह चाहे टिक न पाए पर भाग तो सकता है। रूपाली उससे सूची में नीचे थी और उसके पास ब्लड डेमन अवतार भी था। उसके मन में भागने फिर अपनी क्लैन की शक्ति को लेकर शिवम और रूपाली पर हमला कराने की योजना बन रही थी। लेकिन रूपाली और शिवम उसे अधिक बात करने का मौका देने वाले नहीं थे। दोनों एक साथ हरकत में आए और उदय पर टूट पड़े। शिवम ने रूपाली को संदेश भेजा कि उसका अवतार वह संभाल ले और वास्तविक शरीर को शिवम रोकेगा। शिवम ने अपनी शक्ति को चरम पर पहुंचा दिया। ग्रेट विंड टेक्निक के साथ उसने ग्रेट फ्रैगमेंटेशन टेक्निक का भी प्रयोग किया, जिसे उसने अभी हाल ही में समझना शुरू किया था। साथ ही 3 ग्रेविटी बीड्स ने भी अपनी पूर्ण शक्ति छोड़ी, जिससे वास्तविक शरीर और अवतार दोनों पर भारी दाब पड़ गया। उदय का शरीर रक्त से भरकर विशाल ब्लड डेमन रूप में बदल गया। उसने 10 मीटर लंबी रक्त तलवार घुमाई और आकाश फाड़ देने वाली शक्ति से शिवम पर वार किया। शिवम ने भीषण प्रहार से उसका सामना किया और टकराव इतना भयंकर था कि उनके पैरों के नीचे का ग्रह पल भर में फट गया। दोनों पीछे की ओर उड़े, परंतु उदय और अधिक दूर जा गिरा।
अपने सर्वोच्च रूप में अब शिवम शक्ति में उदय से कम नहीं था, और चूंकि उदय घायल भी था वह बराबरी नहीं कर पा रहा था। रूपाली भी पूरी शक्ति में आ चुकी थी। उसके पीछे एक विशाल आकाश छूता वृक्ष प्रकट हुआ और हरे प्रकाश की अनगिनत लहरें उसके अंदर समा गईं, जिससे उसकी शक्ति चरम पर पहुंच गई। उसने विशाल युद्ध धनुष खींचा और एक हरा तीर छोड़ा जो सीधे उदय के अवतार को चीरने को दौड़ा। अवतार ने तलवार प्रकाश बनकर तीर से टकराया और टकराव इतना भयंकर था कि ब्रह्मांड का एक भाग फट सा गया। अवतार पीछे लड़खड़ाया और उस पर रूपाली की सील की शक्ति हावी हो गई। अगले तीर से अवतार भेद दिया गया और वह विस्फोट में बदलकर ऊर्जा बन गया। अवतार के नष्ट होते ही उदय का शरीर जोर से हिला और उसने खून उगल दिया। वह आश्चर्यचकित होकर चिल्लाया कि रूपाली इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है। उसका अवतार 8 स्तरीय शक्ति रखता था, फिर भी रूपाली ने 2 तीरों में उसे नष्ट कर दिया। ये शक्ति उसके अपने शरीर से भी अधिक प्रतीत हो रही थी। शिवम भी ये देखकर हैरान हुआ कि रूपाली की युद्ध क्षमता अपेक्षा से कहीं अधिक है। शायद वह अकेली भी उदय को हरा सकती थी। उसने शिवम को इसलिए साथ लिया था ताकि उदय को भागने का अवसर न मिल सके। शिवम ने इस अवसर का लाभ उठाया। उदय के घायल होने पर उसने एक और शक्तिशाली हमला किया और उदय को दूर फेंक दिया। उदय ने समझ लिया कि वह रूपाली और शिवम दोनों के सामने नहीं टिक सकता। यदि वह रुका रहेगा तो मारा जाएगा, इसलिए वो मुड़कर भागने लगा। रूपाली ने शिवम को संदेश भेजा कि वह ग्रेविटी बीज से उसकी गति धीमी करे और मुख्य हमला वह खुद करेगी। उसने धनुष तानकर एक भयानक तीर छोड़ा। तीर हवा में सैकड़ों तीरों में बदल गया और चारों दिशाओं से उदय पर टूट पड़ा। शिवम ग्रेट विंड टेक्निक के साथ तेजी से आगे बढ़ा और ग्रेविटी बीड्स की शक्ति ने उदय की गति बहुत धीमी कर दी। उदय ने चिल्लाकर अनेक रक्त तलवारें छोड़ी और तीरों से सेक्ट रश करने लगा। वह तीरों को रोक तो पाया, पर उसके शरीर पर सील के असंख्य रूनु भर आए। उसने पूरी शक्ति लगाकर सील की ऊर्जा को तोड़ने का प्रयास किया, पर शिवम ने उसे एक पल का अवसर भी नहीं दिया। उसने लगातार सैकड़ों मुक्के मारे और उसकी सारी रक्त ऊर्जा को भस्म कर दिया। उदय के मुंह से लगातार रक्त बहने लगा। तभी रूपाली ने अवसर देखकर एक भयानक तीर छोड़ा। रूपाली के अंतिम तीर में उसकी संपूर्ण शक्ति समाहित थी। वह भयावह तीर पल भर में शून्य को चीरता हुआ उदय की ओर बढ़ा। उदय इस स्थिति में बच नहीं सकता था, इसलिए उसने बस अपनी रक्षा को यथासंभव बढ़ाकर जीवित रहने की कोशिश की। तीर शून्य को फाड़ता हुआ उससे टकराया। अंतिम क्षण में उदय ने सिर को बचा लिया, लेकिन उसका सीना तीर द्वारा भेद दिया गया। वह तीर उसे लाखों मील दूर तक उछाल ले गया। यद्यपि वह तुरंत नहीं मरा, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी सांसें अत्यंत कमजोर पड़ गईं। उसका शरीर तीर के विनाशकारी प्रभाव से बुरी तरह नष्ट हो चुका था और उसे ठीक होने में कम से कम 1 महीना लगता। लेकिन शिवम और रूपाली उसे इतना समय देने वाले नहीं थे। दोनों अत्यधिक गति से उसकी ओर बढ़े। उनके हमले इतनी तेजी से आए कि उदय को सांस लेने तक का अवसर नहीं मिला। वे जानते थे कि यदि उदय को थोड़ा भी समय मिला तो वह फैंटेसी जड़े के माध्यम से खबर फैला देगा। वह समय देना खतरनाक था। लेकिन ठीक उसी क्षण अचानक परिवर्तन हुआ। जब शिवम और रूपाली उदय के बहुत पास पहुंचने ही वाले थे, तभी उसके पीछे एक आकृति प्रकट हुई। यह एक काला वस्त्र पहने युवा पुरुष था, बेहद बलशाली, 3 सिर और 6 भुजाओं वाला। उसके तीनों सिरों के भाव अलग थे। एक में क्रोध, एक में हत्या की इच्छा और एक में प्रसन्नता। जैसे ही वह प्रकट हुआ, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उदय पर हमला कर दिया। उसकी 6 भुजाओं से 6 अलग अलग प्रकार के हमले एक साथ निकले और उदय पर जा गिरे। उदय ने क्रोध और असहायता से भरी आवाज में चिल्लाया कि यह शूर है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर सके उसका शरीर विस्फोटित हो गया और उसकी आत्मा भी बच नहीं पाई। भयभीत करने वाला उदय यहीं समाप्त हो गया। उसके मरते ही उसके शरीर से सफेद प्रकाश निकला। ये लाइफ सोल एलिमेंटल शार्ड था। 3 सिर और 6 भुजाओं वाला युवक उसे तुरंत पकड़कर अपने हाथ में ले लिया। रूपाली और शिवम चौंक गए, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि उस युवक के अंदर पहले से ही लाइफ सोल फ्रैगमेंट मौजूद था, यानी वह भी सोल फ्रैगमेंट द्वारा चुना गया जीनियस था। बिना किसी झिझक के रूपाली ने तीर चलाया और शिवम ने मुक्का मारा। युवक के तीनों सिरों पर अलग अलग भाव उभरे, हत्या की इच्छा, क्रोध और तिरस्कार। उसकी 6 भुजाओं ने 6 भिन्न शक्तियों का निर्माण किया और शिवम तथा रूपाली के हमलों से टकराए। विस्फोट की आवाज गूंजी और वह युवक पीछे हट गया, किंतु घायल नहीं हुआ। दोनों ये देखकर स्तब्ध थे कि यह युवक अकेले ही उन दोनों के संयुक्त आक्रमण को रोक सकता है। वह निश्चित ही क्वासी एम्परर था, क्योंकि एम्परर स्तर का यहाँ प्रवेश संभव नहीं था। लेकिन शिवम और रूपाली रुके नहीं। एक के बाद एक और भी प्रचंड हमले उन्होंने छोड़े।
रूपाली के पीछे विशाल वृक्ष प्रकट हुआ और हरे प्रकाश का असंख्य प्रवाह उसकी देह में समा गया। फिर वह एक भयंकर हरे तीर में बदल गया। शिवम ने कस पावर और ग्रेट विंड टेक्निक का प्रयोग करते हुए अपनी शक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लिया। युवक ने अब गंभीरता दिखाई। उसकी 6 भुजाएं अकेले अकेले नहीं बल्कि संयोजन में मुद्राएं बनाने लगी। तभी आकाश में एक विशाल आकृति प्रकट हुई। 99 सिरों और 999 भुजाओं वाला भयंकर देवाकार रूप। उसकी अनगिनत भुजाएं एक साथ नीचे की ओर बढ़ी और एक विशाल हथेली का रूप लेकर शिवम और रूपाली के हमले को रोकने लगी। धमाका इतना भयंकर था कि करोड़ों सितारे होते तो भस्म हो जाते। अंततः वो महाकाय आकृति विस्फोट में बदल गई, पर शिवम और रूपाली का आक्रमण भी निरस्त हो चुका था। युवक थोड़ा पीछे हटा, उसकी सांसें हल्की बिगड़ी पर चोट नहीं लगी। ये दृश्य दोनों के लिए अविश्वसनीय था। ये युवक उनके पूरे सामर्थ्य वाले संयुक्त हमले को रोक सकता था। इतने शक्तिशाली क्वाज़ी एम्परर पूरे ब्रह्मांड में बहुत कम थे। तभी युवक ने कहा कि पहले रुक जाओ। रूपाली और शिवम ने हमला रोक दिया। रूपाली ने पूछा कि वह कौन है, क्या सच में शूर है? युवक ने कहा कि उसका नाम नकुल है। रूपाली ने कहा कि उसका नाम शीर्ष 100 क्वाज़ी एम्परर्स की सूची में नहीं है, लेकिन उसकी ताकत के अनुसार वह शीर्ष 10 में आ सकता था। नकुल ने कहा कि क्या तुम सच में उस सूची पर विश्वास करती हो? वह सूची शौकिया लोगों की बनाई होती है, जिसमें न शीर्ष 10 जातियां सम्मिलित होती हैं, न ही इनकी भागीदारी होती है। अनगिनत महान प्रतिभाएं उससे छूट जाती हैं, जैसे कि वह स्वयं। रूपाली ने कहा कि लाइफ सोल फ्रैगमेंट सौंप दो, तुम अकेले हमारा सामना नहीं कर सकते। लेकिन नकुल ने हंसते हुए कहा कि उदय और तुम दोनों को उसने देखते ही पहचान लिया था और अभी उसने केवल आपकी क्षमता को परखा है। उसने कहा कि तुम दोनों मिलकर उसे हरा सकते हो, पर उसे पकड़कर रोक नहीं सकते। यदि वह जाना चाहे तो तुम दोनों उसे रोक भी नहीं सकते। नकुल बेहद आत्मविश्वासी था, लेकिन शिवम और रूपाली के चेहरे गंभीर हो गए थे। दोनों को स्पष्ट रूप से पता था कि नकुल सही कह रहा है। यदि वे दोनों मिलकर भी हमला करें तो शायद नकुल को दबा सके, पर उसे रोक पाना निश्चित नहीं था। वह चाहे तो जब चाहे ब्रेक थ्रू करके निकल सकता था। शिवम ने मन ही मन आह भरी, काश यहाँ बॉल मौजूद होता। पैनिक रेलिक्स में डिवाइन एम्परर स्तर के लोग प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए बॉल बाहर ही ठहरा हुआ था। यदि वह यहाँ होता तो चाहे नकुल कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह बॉल का मुकाबला नहीं कर पाता। रूपाली ने ठंडी आवाज में कहा कि यदि वह चाहे तो अपनी अंतिम ट्रम्प कार्ड का उपयोग करके नकुल को यहीं रोक सकती है। नकुल हंस पड़ा। उसने कहा कि वह जानता है रूपाली के पास ट्रम्प कार्ड है, पर क्या उसे लगता है कि उसके पास कोई ट्रम्प कार्ड नहीं होगा? रूपाली का चेहरा और भी गंभीर हो गया। सचमुच नकुल के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं था। रूपाली ने पूछा कि आखिर वह यहाँ क्यों आया है? नकुल ने शांत स्वर में बताया कि जैसे वे उदय पर नजर रख रहे थे, वैसे ही वह भी लंबे समय से रख रहा था। उदय बेहद सावधान था और अपना शरीर कहीं छिपाए हुए था, इसलिए उसे हमला करने का अवसर ही नहीं मिला। फिर उसने बताया कि जब रूपाली और शिवम ने हमला किया तभी उसे अवसर दिखा और वह चुपचाप उनका पीछा करते हुए पैनिक रेलिक्स तक आ गया। इसके बाद नकुल ने कहा कि वह लाइफ सोल एलिमेंटल शार्ड उन्हें देने के लिए तैयार है, लेकिन एक शर्त पर। रूपाली और शिवम चौंक गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि नकुल जीवनात्मा शिला का टुकड़ा इतनी आसानी से दे देगा। नकुल ने कहा कि उसकी शर्त सरल है, वे तीनों मिलकर लाइफ सोल हेवनली कोर्ट के अवशेषों की खोज करें। रूपाली और शिवम को इस पर संदेह हुआ। नकुल के प्रति उन दोनों के मन में भरोसा नहीं था। नकुल ने समझाया कि लाइफ सोल हेवनली कोर्ट की खोज अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, इसके लिए कई शक्तिशाली लोगों का संयुक्त प्रयास ही कामयाब हो सकता है। अलग अलग खोजने से जोखिम भी बढ़ेगा और परिणाम भी कम मिलेंगे, लेकिन यदि साथ काम करें तो संभावना कई गुना बढ़ जाती है। रूपाली ने पूछा कि वह सहयोग कैसे चाहता है। नकुल ने कहा कि पहले वह लाइफ सोल स्टोन का टुकड़ा देकर अपना विश्वास साबित करेगा और फिर लाइफ सोल हेवनली कोर्ट से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी उन्हें बताएगा। रूपाली ने हाथ बढ़ाया और बिना किसी हिचकिचाहट के नकुल ने लाइफ सोल शार्ड उसकी ओर उछाल दिया। रूपाली ने तुरंत शक्ति से उसे बांधा, जांच की और संतुष्ट होकर शिला टुकड़े को सील कर सुरक्षित रख लिया। फिर उसने वह बड़ी सूचना पूछी जो नकुल ने वादा की थी। नकुल ने कहा कि उसकी सोल स्टोन फ्रैगमेंट की स्पिरिट ने उसे एक ऐसे स्थान के बारे में बताया है जो लाइफ सोल हेवनली कोर्ट द्वारा छोड़ा गया ट्रेजरलैंड प्रतीत होता है। रूपाली और शिवम ये सुनकर उत्साहित हो गए। उन्हें अब तक हेवनली कोर्ट के बारे में केवल कुछ टुकड़े ही मिले थे और कोई ठोस सुराग नहीं था। नकुल ने बताया कि सोल हेवनली कोर्ट 9 महान सोल हॉल से मिलकर बना था।
ये इतने रहस्यमयी हैं कि ब्रह्मांड में कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इस ट्रेजरलैंड में संभवतः उन सोल हॉल से संबंधित सुराग मिल सकते हैं। रूपाली और शिवम स्वाभाविक रूप से प्रभावित हुए, लेकिन नकुल की बातों पर तुरंत भरोसा करना मुश्किल था। तभी नकुल ने जीवन मूल स्रोत, ओरिजिन ऑफ लाइफ पर शपथ लेकर पुष्टि की कि जो कुछ वह कह रहा है वह पूर्णतः सत्य है। रूपाली ने ऊपर देखा और कहा कि वह सहयोग के लिए तैयार है। शिवम ने भी सहमति दी। नकुल प्रसन्न हुआ और बताया कि ट्रेजर सूर्या स्टारफील्ड ग्रुप में है और उन्हें तुरंत निकलना चाहिए। वे तीनों पैनिक रेलिक्स को एक दूरस्थ दिशा से छोड़कर बाहर निकले ताकि वहां उदय द्वारा भेजे गए ब्लड डेमन मास्टर्स से सामना न हो। बाहर निकलने के बाद शिवम थोड़ी देर बहाना बनाकर अलग हुआ, बॉल से मिला, फिर वापस शामिल होकर तीनों सूर्या स्टारफील्ड ग्रुप की ओर चल पड़े। सूर्या स्टारफील्ड ग्रुप स्पार्कल स्टारफील्ड ग्रुप से भी बड़ा और अधिक जटिल क्षेत्र था, अनगिनत शक्तियां, अराजक वातावरण। पर उनका लक्ष्य सैंड स्टारफील्ड था, जो इस समूह के सबसे दूरस्थ और निर्जन क्षेत्र में स्थित था। सूचनाओं के अनुसार वह स्थान किसी भी शक्ति के अधीन नहीं था, लेकिन जब वे वहां पहुंचे वे स्तब्ध रह गए। सैंड स्टारफील्ड का सबसे केंद्रीय क्षेत्र पहले से ही एक अत्यंत शक्तिशाली बल ने कब्जे में ले रखा था, और यह कब्जा लंबे समय से था। शिवम, रूपाली और नकुल ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी जांच पड़ताल के अनुसार सैंड लेयर स्टारफील्ड सूने, निर्धन और निर्जन क्षेत्र में स्थित था, ऐसी जगह जिसे किसी भी शक्ति ने कभी कब्जा करने की जरूरत नहीं समझी थी। लेकिन अब आश्चर्यजनक रूप से सैंड लेयर स्टारफील्ड को कोशर सेक्ट ने पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले रखा था। सिर्फ बाहरी क्षेत्र ही खाली थे। लाइफ सोल हेवनली कॉर्ड द्वारा छोड़े गए जिस ट्रेजर लैंड के प्रवेश द्वार की ओर वे जा रहे थे वह इसी स्टारफील्ड के बिल्कुल केंद्रीय स्थान पर था। जब उन्होंने आगे पता लगाया तो पाया कि जिस ग्रह पर वह प्रवेश द्वार स्थित है उसकी सुरक्षा कोशर सेक्ट के डिवाइन एम्परर स्तर के दिग्गज संभाल रहे थे। उनकी ताकत को देखते हुए जबरन प्रवेश करना लगभग असंभव था। तीनों कुछ देर चुप रहे। ऐसा लग रहा था कि लाइफ सोल हेवनली कॉर्ड का अवसर पाना इतना आसान नहीं होने वाला था। वे सैंड लेयर स्टारफील्ड के बाहरी हिस्से में रुककर कुछ समय के लिए सूचनाएं इकट्ठी करने और आसपास परिस्थितियों पर निगरानी रखने का निर्णय करते हैं। गोल्डन सैंड स्टार, सैंड लेयर स्टारफील्ड के बाहर स्थित एक बड़ा और व्यस्त ग्रह। यहाँ व्यापार खूब चलता था और शचेंग नामक शहर अत्यंत समृद्ध था। विभिन्न जातियों के जीव, व्यापारी और योद्धा यहाँ इकट्ठे होते थे। शहर में प्रवेश करते ही उन्हें एक अत्यंत सुगंधित खुशबू ने आकर्षित किया। वे उसी दिशा में बढ़े और देखा कि खुले मैदान में लंबी कतारों में मेजें लगी थीं जहां लोग बैठकर बारबेक्यू खा रहे थे और शराब पी रहे थे। तीनों आश्चर्यचकित रह गए कि इतनी सुगंध कहां से आ रही है। तभी एक चंचल युवा होटल सहायक आगे आया और बोला कि यहाँ डेजर्ट फ्लेम बर्ड का बारबेक्यू पूरे सूर्या स्टारफील्ड ग्रुप में प्रसिद्ध है। रूपाली ने बिना झिझक कहा कि वे बारबेक्यू खाना चाहेंगे और एक टेबल पर बैठ गईं। शिवम और नकुल भी बैठ गए। थोड़ी ही देर में 3 बड़े बर्तन लाए गए जिनमें प्रत्येक में 10-10 पाउंड से अधिक भुना हुआ मांस था। साथ ही 3 शराब के मटके भी लाए गए। शिवम ने एक कौर लिया। वो इतना सुगंधित और मुलायम था कि मुंह में पिघल गया। धरती पर ऐसा स्वाद दुर्लभ होता। खाते खाते वे आसपास की बातचीत सुनने लगे। तभी किसी ने कहा कि कोशर सेक्ट जल्द ही गोल्डन सैंड स्टार पर प्रवेश हेतु योद्धाओं की भर्ती करने वाला है ताकि वे एक रहस्यमयी संसार में घुसे सोल बीस्ट को मार सकें। कोशा सेक्ट और गोल्डन सैंड स्टार का नाम सुनते ही शिवम, रूपाली और नकुल और अधिक ध्यान से सुनने लगे। पास बैठे लोग बता रहे थे कि कोशर सेक्ट को अचानक बहुत बड़ा अवसर मिला है। उन्होंने ब्लैक सैंड स्टार पर कब्जा कर लिया है। पहले ये ग्रह साधारण था, पर अब पता चला कि इसके भीतर 1000 वर्ल्ड्स का विश्व छिपा हुआ है जिसमें असंख्य सोल बीस्ट मौजूद हैं। इन सोल बीस्ट को मारने पर सोल जेड मिलता है, एक ऐसी चीज जो सोल स्ट्रेंथ बढ़ाती है और ओरिजिन कॉम्प्रहेंशन तक सुधार लाती है। कोशर सेक्ट इस विश्व में प्रवेश करने वाले योद्धाओं को भर्ती करता है और उनकी कमाई में से केवल 30% लेता है। कई लोग उत्साहित होकर कह रहे थे कि वे अवश्य शामिल होंगे। ये सुनकर शिवम, रूपाली और नकुल ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या यह वही ट्रेजर लैंड था जिसे लाइफ सोल हेवनली कॉर्ड ने छोड़ा था? उन्होंने तुरंत निश्चय किया कि वे भी नामांकन करेंगे, पर मन में ये चिंता भी थी कि यदि यह वास्तव में लाइफ सोल हेवनली कॉर्ड का अवशेष है तो कोशर सेक्ट पहले ही अवसरों को लूट चुका होगा। फिर भी वे बिना अंदर जाए मानने वाले नहीं थे। उसी समय शिवम ने भौहें सिकोड़ लीं।
उसे अपने बाएं और पीछे से कई तीखी नजरें महसूस हुई, नजरें जिनमें घातक हत्या का इरादा छिपा था। रूपाली और नकुल ने भी बाद में महसूस किया, लेकिन मुख्य लक्ष्य शिवम था। तभी एक दिशा से सैकड़ों लोग उड़कर आए। उनके आते ही वहां मौजूद आम लोग भयभीत होकर भागने लगे और कुछ ही क्षण में पूरा मैदान खाली हो गया। अब वहां केवल वही सैकड़ों लोग रह गए थे और उनमें से हर एक की नज़र शिवम को मारने पर लगी थी। वे तीनों घिरी हुई मेज पर बैठे थे और चारों ओर से वे लोग उतरे। एक क्रूर दिखने वाला विशालकाय व्यक्ति आगे आया और बोला कि शिवम कितना साहसी है जो उनके यंग मास्टर को मारकर यहाँ खुले में घूम रहा है। आज उसका भाग्य समाप्त है। शिवम ठंडे स्वर में बोला कि वह शायद गलत व्यक्ति पहचान रहे हैं, लेकिन उस दानव से आदमी ने ठहाका लगाया और कहा कि वे ब्लड स्केलेटन पायरेट ग्रुप से हैं। शिवम को अचानक याद आया, ब्लड शैडो प्लैनेट पर उसने और रूपाली ने उनकी लड़ाई में उनके यंग मास्टर को मार गिराया था। उसे लगा था कि उस पायरेट ग्रुप का अंत हो चुका है, पर अब स्पष्ट था कि यंग मास्टर पर लगी कर्स पावर के कारण वे शिवम को पहचान पाए। लेकिन शिवम को ये श्राप अपने भीतर क्यों महसूस नहीं हुआ? उसने सोचा कि बाद में इसे अवश्य जांचना पड़ेगा। वह विशालकाय व्यक्ति गर्जना करते हुए बोला कि आज वह और उसके साथी शिवम तथा उसके साथियों को मार डालेंगे। जब उस विशालकाय आदमी ने आदेश दिया तो ब्लड स्केलेटन पायरेट ग्रुप के पूरे झुंड ने एक साथ युद्ध घोष कर दिया। चारों ओर से आवाजें उठी, किल, ये लड़का मेरा है, वो लड़की मेरी है। उनकी आंखों में लालच और रक्तपिपासा चमक रही थी। हथियार निकल चुके थे और वे तीनों, शिवम, रूपाली और नकुल, की ओर जंगली जानवरों की तरह टूट पड़े थे। उनकी नज़र में ये तीनों बिल्कुल भेड़ की तरह थे जिन्हें जब चाहें काट सकते थे। आखिरकार पूरे क्षेत्र में ब्लड स्केलेटन पायरेट्स की संख्या सैकड़ों में थी, जिनमें 30 से अधिक क्वाजी एम्परर्स और बाकी सभी डिवाइन 9th और 8th लेवल के विशेषज्ञ थे। लेकिन हकीकत ये थी कि शिवम, रूपाली और नकुल शिकार नहीं थे। वे भेड़ें नहीं बल्कि 3 क्रूर बाघ थे। एक तेज चीख की तरह शिवम ने वार किया। उसकी उंगलियों पर तेजस्वी तलवार जई रोशनी बनी और एक पल में दर्जनों स्वॉर्ड लाइट्स बाहर निकलीं। गति इतनी भयावह थी कि आसपास के अधिकांश लोग प्रतिक्रिया ही नहीं कर पाए। पफ पफ पफ, पलक झपकते ही दर्जनों ब्लड स्केलेटन पायरेट्स जमीन पर गिर चुके थे। उनमें क्वासी एम्परर्स भी थे, डिवाइन भी। कोई भी शिवम की तलवार चमक को रोक नहीं पाया। उसी समय रूपाली ने एमरल्ड ग्रीन एरोज छोड़ दिए। हर एक तीर मौत लेकर जा रहा था। जैसे ही तीर बाहर निकले, कई और पायरेट वहीं ढेर हो गए। नकुल की आंखों में अंधेरा फैल गया और जहां उसका अंधेरा गिरता वहां समुद्री डाकू हवा में उछलते हुए मरते जाते। सिर्फ कुछ ही सांसों में सैकड़ों में से केवल 1 दर्जन जीवित बचे थे। दूर खड़े दर्शक स्तब्ध रह गए थे। इतने सारे विशेषज्ञ एक झटके में कटकर गिर गए। उन तीनों की कल्टिवेशन डिवाइन एम्परर से नीचे थी, फिर भी उनकी शक्ति अमानवीय। एक ही विचार सबके मन में दौड़ा, ये तीनों साधारण प्रतिभाएं नहीं बल्कि पीयरलेस इविल डूअर्स हैं। उसी समय वह विशालकाय नेता झटके से संभला और गरज उठा। उसके शरीर से भयानक शक्ति उठी। डिवाइन एम्परर व गॉड एम्परर रेल्म का विशेषज्ञ था। साथ ही ब्लड स्केलेटन पायरेट ग्रुप के और भी कई डिवाइन एम्परर्स सक्रिय हो गए। 4 1 लेयर एम्परर्स और दूर से आते हुए 3 2 लेयर एम्परर्स हवा में उछलकर नीचे उतरे। अब कुल 7 डिवाइन एम्परर्स ने शिवम और उसके साथियों को घेर लिया। भीड़ में भय की लहर दौड़ गई। ये खत्म हो गए, वे तीनों अब मारे जाएंगे। ब्लड स्केलेटन पायरेट ग्रुप ब्रह्मांड के टॉप 10 पायरेट ग्रुप्स में से एक है। वे यहाँ कैसे आए? क्या ब्लैकस्टोन स्टार की सोल जेड के कारण? इतनी बड़ी शक्ति आमतौर पर ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में नहीं आती, पर सोल जेड सबको खींच रही थी। रूपाली ने तुरंत कहा, तीनों मिलकर हमला करो, जल्दी खत्म करना होगा, फिर यहाँ से निकल जाएंगे। नकुल मुस्कुराया, अच्छा है, थोड़ा शरीर भी गर्म हो जाएगा। वह मोटा बूढ़ा, वह मेरा है। और हवा को चीरते हुए वह उस 2 लेयर डिवाइन एम्परर की ओर बढ़ गया। देखने वालों की सांस अटक गई। क्या एक क्वाजी एम्परर सच में डबल एम्परर से भिड़ने जा रहा है? और इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात तो तब हुई जब शिवम और रूपाली भी आगे बढ़ गए, एक एक डिवाइन एम्परर को लक्ष्य बनाकर। शिवम ने एक साथ वॉर टैक्टिक्स की 5 गुना शक्ति सक्रिय की और ग्रेट डिवाइन विंड टेक्निक को भी चरम पर पहुंचाया। उसकी मुट्ठी बिजली की तरह चमकी और सीधी एक डबल एम्परर की ओर चली गई। वो विशाल डबल एम्परर कांप उठा। उसने पूरी ताकत से अपना विशाल हथौड़ा घुमाया। बूम बूम बूम, भयानक टकराव हुआ।
डिवाइन एम्परर पीछे उछला, जबरदस्त चोट खाई और उसके हथौड़े में दरारें पड़ गईं। इम्पॉसिबल, वह हक्का बका था। एक डिवाइन मोनार्क लेवल का योद्धा सीधे डिवाइन एम्परर को पीछे धकेल दे, ऐसा तो कभी सुना तक नहीं गया था। पर शिवम रुका नहीं। ग्रेविटी बीड्स के कारण भयानक गुरुत्वाकर्षण उस एम्परर पर गिरा, जिससे उसकी गति टूट गई। अगले ही पल शिवम की शक्ति ने उसकी रक्षा चकनाचूर कर दी। उसका शरीर फटकर टूट गया, वो वहीं मारा गया। दूसरी ओर रूपाली का एमरल्ड एरो आकाश को चीरता हुआ दूसरे डबल एम्परर के शरीर में घुसा और वह वहीं समाप्त हो गया। नकुल ने अपने लक्ष्य को पकड़कर बीच से फाड़ दिया, उसकी आत्मा तक नष्ट कर दी। सब खामोश थे, पूरी तरह स्तब्ध। 3 डिवाइन मोनार्क स्तर के युवक 7 डिवाइन एम्परर्स में से 3 को कुछ ही सांसों में खत्म कर देते हैं। यह कोई सामान्य प्रतिभाएं नहीं थीं, ये पियरलेस मॉन्स्टर्स थे। लोग पूरी तरह स्तब्ध थे। उन्हें अब साफ समझ आ चुका था कि इस बार लोहे की दीवार शिवम ने नहीं टक्कर मारी थी, बल्कि असली मुसीबत तो ब्लड स्केलेटन पायरेट ग्रुप पर ही टूट पड़ी थी। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वे गलत शिकार पर टूट पड़े थे। तभी चारों ओर से बचे हुए 4 डिवाइन एम्परर्स और कुछ क्वासी एम्परर्स चीखते हुए पीछे हटे। वे भय से कांप रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि डिवाइन एम्परर ड्युअलिटी जैसे अस्तित्व को भी एक झटके में मार गिराया गया। जब इतना शक्तिशाली योद्धा ही नहीं बच पाया, तो उनके जैसे साधारण लोग बचने की उम्मीद ही क्या रखते। इस भय ने उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया और वे पूरी शक्ति से पीछे की ओर उड़ते चले गए। पर रूपाली की आंखें ठंडी हो चुकी थीं। ब्लड स्केलेटन पायरेट्स का नाम आते ही उसका मन जल उठा था और अब उसने किसी को भी बिना सजा के जाने देने का इरादा नहीं किया था। उसके धनुष पर तीर चढ़े और एक ही पल में कई एमरल्ड रंग के तीर आसमान में चमके। अगले ही क्षण कुछ क्वासी एम्परर्स हवा में ही भेद दिए गए, उनके शरीर तीरों से छिदकर धरती पर गिर पड़े। यहाँ तक कि एक डिवाइन एम्परर भी तीर के आर पार हो गया और आकाश में तड़पते हुए गिरा। ये दृश्य चारों ओर दहशत की लहर फैला गया। नकुल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि बचे हुए दुश्मन अब उसके हवाले कर दिए जाएं, और उसका शरीर अंधेरे की तरह आकाश में उछला। उसकी हथेलियों से निकलती धुंधली चमक तेजी से उड़कर कई डिवाइन एम्परर्स की ओर बढ़ी। तभी शिवम ने ऊंची आवाज में कहा कि उनमें से एक को जिंदा छोड़ना है। ये कहकर वह आसमान की ओर उठा और सीधे उस बर्ली आदमी पर झपटा जिसने सबसे पहले उन्हें धमकी दी थी। कुछ ही पलों में 2 भयानक चीखें गूंजी और नकुल ने उन दोनों डिवाइन एम्परर्स को वहीं मार गिराया। नकुल की शक्ति वैसी ही थी जैसी शीर्ष स्तरीय क्वासी एम्परर्स की होती है, बल्कि उनसे भी अधिक भयंकर। उसके लिए एक साधारण डिवाइन एम्परर को मिटा देना किसी अभ्यास से अधिक नहीं था। रूपाली और शिवम ने तो अभी अभी यह साबित भी कर दिया था कि वे डिवाइन एम्परर ड्युअलिटी तक को आसानी से समाप्त कर सकते हैं। अब केवल वो बर्ली आदमी बचा था। वह अपनी पूरी गति से भाग रहा था, अपने शरीर से डिवाइन ऑरा उछालकर गति को चरम पर ले जा रहा था। पर उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ थीं। शिवम की गति ग्रेट विंड टेक्निक से बढ़ चुकी थी और वह भूत की तरह पल भर में उस आदमी के सामने पहुंच गया। उस आदमी ने झुंझलाकर तलवार निकाली और चीखते हुए वार किया, पर शिवम की मुट्ठी की ताकत ने एक ही प्रहार में उसकी तलवार चकनाचूर कर दी। उसके दोनों हाथ टूट गए और वह पीछे की ओर गिरने लगा। तभी वह दया की भीख मांगने लगा। मौत सामने दिख रही थी और अपने जीवन को बचाने के लिए उसने सारा अभिमान त्याग दिया। शिवम मुस्कुराया और हल्के से कहा कि वह उसे मार नहीं रहा, बस एक सबक दे रहा है। उसने एक और प्रहार किया जिसने उस आदमी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। वह आदमी दर्द में तड़पता हुआ रोने लगा। शिवम ने उसे समझाया कि अगर वह सच सच जवाब देगा तो उसकी जान बच जाएगी। डर के मारे वह सब कुछ बताने को तैयार हो गया। उसने घबराहट में कबूल किया कि वे उसे किसी श्राप से नहीं ढूंढ पाए थे, बल्कि वे तो बस किस्मत से टकरा गए थे। ये सुनकर शिवम ने राहत की सांस ली। फिर उसने पूछा कि ब्लड स्केलेटन पायरेट्स यहाँ क्या करने आए थे। उस आदमी ने बताया कि वे ब्लैकबेरी के ब्लैकस्टोन स्टार पर हमला करने आए थे ताकि सोल जेड पर कब्जा कर सकें। ये भी बताया कि वे अकेले नहीं थे, बल्कि असली विशाल सेना तो पीछे थी जिसमें अनगिनत शक्तिशाली लोग मौजूद थे। वह धमकी भरी आवाज में बोला कि उसकी सेना जल्द ही आने वाली है, इसलिए शिवम को उसे छोड़ देना चाहिए। शिवम ने बिना कुछ कहे उसे जाने दिया। वह आदमी खुशी से उड़ता हुआ दूर जाने लगा और साथ ही उसका लालच भी लौट आया। उसने सोचा कि वह वापस जाकर सेना को बताएगा और शिवम, रूपाली तथा नकुल से बदला लेने आएगा। जैसे ही उसके मन में यह हत्या का विचार आया, उसी समय एक तीर सीधी उसके सिर के आर पार चला गया और वह वहीं गिर पड़ा। रूपाली ने काम खत्म कर दिया था। शिवम ने शांत स्वर में कहा कि उसने केवल ये कहा था कि वह खुद उसे नहीं मारेगा, यह नहीं कहा था कि कोई और भी नहीं मारेगा। अब तीनों को स्थिति समझ आ चुकी थी। ब्लड स्केलेटन पायरेट्स जल्द ही ब्लैकस्टोन स्टार पर हमला करने वाले थे।
शिवम ने सुझाव दिया कि वे इस युद्ध को दूर से देखें और सही अवसर पर केओस का फायदा उठाकर ब्लैकस्टोन स्टार की मध्यस्तरीय दुनिया में प्रवेश कर जाएं। रूपाली और नकुल ने सहमति दी। वे एक छोटे शहर में जाकर ठहर गए और घटनाओं पर नजर रखने लगे। कुछ ही दिनों में ब्लड स्केलेटन पायरेट्स ने ब्लैकस्टोन स्टार पर हमला कर दिया, पर जल्द ही यह खबर फैली कि उनके हमले को भारी क्षति हुई और उन्हें पीछे हटना पड़ा। ब्लड स्कल पायरेट्स जब ब्लैकस्टोन स्टार पर टूट पड़े तो पलटवार की शक्ति ने उन्हें चकनाचूर कर दिया। ब्लैकबेरी बहुत पहले से तैयार बैठा था। उन्होंने ब्लैकस्टोन स्टार के भीतर अनगिनत शक्तिशाली योद्धाओं को छिपा कर रखा था और जैसे ही ब्लड स्कल पायरेट्स ने हमला शुरू किया, चारों दिशाओं से उन पर घेरा कस दिया। लड़ाई भयंकर हुई लेकिन परिणाम विनाशकारी था। कहा जाता है कि दर्जनों गॉड एम्परर्स युद्धभूमि पर ढेर हो गए और पायरेट समूह के बाकी लोग भारी चोटों के साथ जान बचाकर भागे। ये खबर सुनकर शिवम, रूपाली और नकुल ने राहत की सांस ली कि वे जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा बैठे, क्योंकि ब्लैकबेरी की शक्ति उनकी कल्पना से भी कहीं अधिक थी। सामने से आक्रमण का कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी उनके पास रास्ता खुला था, क्योंकि ब्लैकबेरी समय समय पर बाहरी लोगों को ब्लैकस्टोन स्टार की जॉमकन वर्ल्ड में प्रवेश करने और सोल बीस्ट का शिकार करने के लिए भर्ती करता था। अगली भर्ती 2 वर्षों बाद होनी थी और इन तीनों को समय का इंतजार करना ही उचित लगा। 2 वर्षों का समय उनके लिए कुछ भी नहीं था। वे उसी छोटे ग्रह पर ठहरकर लगातार ब्लैकस्टोन स्टार की गतिविधियों पर नजर रखते रहे। शिवम ने इस अवधि को बिल्कुल व्यर्थ नहीं छोड़ा। उसने एक गुप्त स्थान चुनकर पूर्ण समर्पण के साथ ग्रेट फ्रैगमेंटेशन टेक्निक का अभ्यास शुरू किया। रूपाली और नकुल भी बंद साधना में चले गए ताकि अगले चरण में उनकी युद्ध शक्ति और अधिक प्रबल हो सके। वह जानते थे कि लाइफ सोल हेवन कॉर्ड की खोज साधारण यात्रा नहीं होगी। इसमें हर कदम मौत से टकरा सकता था, इसलिए अपनी शक्ति बढ़ाना ही एकमात्र सुरक्षा थी। इसी अभ्यास में समय बीतता गया और धीरे धीरे 2 वर्ष पूरे हो गए। ग्रेट विंड से सीधा ब्रेक थ्रू भले न मिला, लेकिन ग्रेट फ्रैगमेंटेशन की समझ में भारी प्रगति हुई। अब शिवम यदि अपनी पूरी क्षमता लगाता तो उसकी शक्ति पहले की तुलना में कहीं अधिक भयावह हो चुकी थी। 2 वर्ष बाद तीनों साधना से बाहर आए और जल्द ही ब्लैकस्टोन स्टार की ओर रवाना हुए। ब्लैकस्टोन स्टार का ईवल सोल सिटी उस समय अत्यंत व्यस्त था, भीड़ से भरा हुआ, क्योंकि जॉमकन वर्ल्ड को ईवल सोल रेल्म कहा जाता था और उसका प्रवेश द्वार इसी शहर के पास बनता था। सोल जेड प्राप्त करने के लालच में अनगिनत योद्धा यहाँ इकट्ठा हुए थे, क्योंकि जो भी सोल बीस्ट को मारता और सोल जेड प्राप्त करता उसे अपने पास 30% रखने की अनुमति थी। ये प्रस्ताव हर योद्धा को आकर्षित करता। पंजीकरण स्थान पर लंबी कतार लगी थी। ब्लैकबेरी का एक बलशाली सेनापति ऊंची आवाज में चेतावनी दे रहा था कि ईवल सोल रेल्म साधारण स्थान नहीं है और डिवाइन मोनार्क 7th लेयर से नीचे के लोगों के लिए अत्यंत खतरनाक है। कुछ लोग डर गए और लौट गए, लेकिन ज्यादातर ने जोखिम उठाने का फैसला किया। पंजीकरण तेजी से हो रहा था। जब शिवम की बारी आई तो उन्होंने और उनके साथियों ने नकली नाम दर्ज कराए, क्योंकि कोई भी गहराई से जांच नहीं कर रहा था। इसके बाद वे एक विशाल चौक पर ले जाए गए जहां हजारों लोग पहले से प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ ही समय बाद ब्लैकबेरी के कई शक्तिशाली योद्धा आए और भीड़ को साथ लेकर ईवल सोल सिटी के उत्तर दिशा में मौजूद एक विशालकाय घाटी की ओर ले गए। शिवम ने महसूस किया कि घाटी के चारों ओर अनगिनत गॉड एम्परर्स घात लगाकर बैठे थे। गहराई तक पहुंचने पर उन्होंने एक विशाल भंवर देखा जो ईवल सोल रेल्म का द्वार था। तीनों की आंखों में चमक उभरी। क्या यही वह स्थान था? क्या यही लाइफ सोल हेवनली कॉर्ड द्वारा छोड़ा गया खजाना था? किसी ने समय नष्ट नहीं किया। आदेश मिलते ही हजारों लोग एक चमकदार इंद्रधनुष की तरह भंवर के भीतर कूद पड़े और कुछ ही क्षण बाद शिवम, रूपाली और नकुल भी नए विश्व में उतर चुके थे। ये दुनिया अजीब थी। आकाश में लाल रक्त जैसा चंद्रमा लटका था और पूरे आसमान में भयावह रोशनी फैली हुई थी। धरती पर अजीब ऊर्जा तैर रही थी, जो दिव्य ऊर्जा नहीं बल्कि किसी प्रकार की सोल एनर्जी लगती थी। चारों ओर योद्धा सोल बीस्ट की तलाश में भाग रहे थे, क्योंकि हर बीस्ट से सोल जेड मिलने की गारंटी नहीं थी। कई लोग 3-5 के समूहों में चले गए और कुछ अकेले खड़े साथी तलाश रहे थे, क्योंकि ईवल सोल रेल्म में टीम बनाना कहीं ज्यादा सुरक्षित और लाभदायक था। उसी दौरान एक गंजा वृद्ध, जिसकी ऑरा डिवाइन एम्परर स्तर की थी, शिवम की ओर आया और उन्हें टीम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। रूपाली ने बिना हिचकिचाए मना कर दिया। वृद्ध ने उन्हें अपरिपक्व और अनभिज्ञ समझकर चेताया कि डिवाइन एम्परर लेवल सोल बीस्ट भी मौजूद हैं और उनके बिना सुरक्षा के ये बहुत जोखिम भरा होगा। पर नकुल मुस्कुराया और हाथ हिलाकर कह दिया कि उन्हें किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं। वृद्ध ने क्रोध से हंसकर कहा कि नवजात बछड़ा शेर से नहीं डरता और बाद में पछताना मत। फिर वह अपने दल में लौट गया।
अब रूपाली ने पूछा कि आगे की योजना क्या होनी चाहिए। शिवम ने कंधे उचकाते हुए कहा कि फिलहाल कोई योजना नहीं। नकुल भी सहमत हुआ कि पहले इस विशाल रेल्म की संरचना को समझना ही बुद्धिमानी है। तीनों एक दिशा चुनकर उड़ गए। थोड़ी दूरी तय करने के बाद वे गहरे जंगलों के ऊपर से गुजर रहे थे कि अचानक धरती जोरों से कांपी, जमीन फट गई और विशाल टेंटिकल्स की एक श्रृंखला बाहर निकलकर उन पर टूट पड़ी। ये दृश्य देखकर तीनों के चेहरे बदल गए। ये किसी साधारण बीस्ट का हमला नहीं था, यह एक शक्तिशाली सोल बीस्ट था और ऑरा से साफ पता चलता था कि यह क्वाजी एम्परर स्तर का था। शिवम ने बिना समय गंवाए अपनी तलवार की किरण उंगलियों पर प्रकट करके छोड़ दी। वह रोशनी इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही कई टेंटिकल्स दो टुकड़ों में कटकर गिर पड़े। उसी क्षण उसकी तलवार की किरण दिशा बदलकर उस जमीन की ओर चली जहां से यह भयानक जीव बाहर आया था। शिवम ने तलवार घुमाई और जमीन को चीरते हुए सैकड़ों मील लंबी एक गहरी खाई बना दी, जिसकी गहराई का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था। भूमिगत भाग से एक चीख गूंजी, नीला खून उछला और एक विशालकाय ऑक्टोपस जैसी सोल बीस्ट जो तलवार से दो हिस्सों में कट चुकी थी वहीं ढेर हो गई। शिवम की आंखें हल्की सी चमकी। उसने हाथ बढ़ाकर आसमान से कुछ खींचा और नीचे से एक अंडे के आकार का क्रिस्टल उसके हाथ में आ गया। वह क्रिस्टल साफ और पारदर्शी था, मानो नीले रंग का चमकदार पत्थर हो। क्या ये सोल जेड है? शिवम ने बुदबुदाया। यह एक बहुमूल्य वस्तु थी जिसे उसने तुरंत संभाल कर रख लिया। इसके बाद वे आगे बढ़ते रहे। समय समय पर सोल बीस्ट उन पर हमला करती, लेकिन उनकी शक्ति बहुत अधिक नहीं थी। अधिकांश डिवाइन एम्परर से नीचे के स्तर की थी, इसलिए शिवम और उसके साथियों के लिए कोई खास खतरा नहीं थी और आसानी से मारी जा रही थी। कई घंटे बीत गए और वे नहीं जानते थे कि वे कितनी दूर आ चुके हैं। अचानक आगे तेज रोशनी चमकी और दर्जनों आकृतियां तेजी से उनकी ओर बढ़ती नजर आईं। पलक झपकते ही वे लोग शिवम और उसके साथियों को चारों ओर से घेर चुके थे। दीज गाइज, शिवम की तीनों आंखों में चमक उभरी। वो इन लोगों को पहचानता था। ये वही लोग थे जो उनकी तरह बाहर से भीतर आए थे सोल बीस्ट का शिकार करने। इनमें एक गंजा बूढ़ा आदमी भी था जिसने पहले शिवम को अपनी टीम में शामिल होने का निमंत्रण दिया था, जिसे शिवम ने ठुकरा दिया था। हाँ, वाकई यही बच्चे हैं, आज किस्मत हमारे साथ है। उन्होंने शिवम को घेर लिया और मजाक उड़ाते हुए हंसने लगे। रूपाली ने भौहें सिकोड़कर ठंडे स्वर में पूछा, तुम लोग क्या करना चाहते हो? गंजे आदमी ने लालची नजरों से कहा, कुछ खास नहीं। तुम लोगों के स्टोरेज रिंग्स और तुम्हारे सी ऑफ कॉन्शियसनेस में जो खजाना छिपा है वो सब हमें सौंप दो। उसे पक्का यकीन था कि शिवम और उसके साथी बड़े शक्तिशाली परिवारों के धनी युवा शिष्य हैं जिनके पास अच्छे खजाने होंगे। असल में उसने शुरू से ही योजना बनाई थी कि शिवम को टीम में लेकर रास्ते में उसे मारकर लूट लेगा, पर शिवम ने उसे ही मना कर दिया था। अब किस्मत से सामने मिल गए थे, इसलिए उसने बिना झिझक कदम उठाया। रूपाली ने फिर पूछा, क्या तुम सच में हमें लूटना चाहते हो? गंजे बूढ़े ने चिल्लाकर कहा, बकवास बंद करो, जो कहा है वो सौंप दो, हो सकता है तुम्हारी जान बख्श दूं। शिवम ने बीच में कहा, मुझे डर है कि हम सब कुछ सौंप भी दें तब भी तुम हमें नहीं छोड़ोगे। गंजा बूढ़ा व्यंग्य से हंसा, सही पकड़ा, तुमसे मिलना तुम्हारी बदकिस्मती है। सहयोग करोगे तो कम से कम लाश तो पूरी मिलेगी। वह साफ बता चुका था कि उसकी नीयत मारने की ही थी। शिवम, रूपाली और नकुल तीनों की आंखों में एक साथ घातक चमक उभरी। वे जान चुके थे कि इस गंजे आदमी के समूह में डिवाइन एम्परर स्तर के सिर्फ 2 लोग थे, बाकी उससे कम। ऐसी शक्ति को शिवम अपनी नज़र में तुच्छ समझता था। इतनी कमजोर ताकत लेकर उन पर हाथ डालने की हिम्मत, ये तो खुद मौत को बुलाना है। तभी हर दिशा से भयानक दहाड़ें उठी। जमीन कांप उठी, मानो हजारों सैनिक एक साथ दौड़ पड़े हों। आवाज दूर लग रही थी, पर कुछ ही क्षण में वे बेहद करीब आ गई। आकाश से लेकर धरती तक हर जगह काला साया घिर आया। अनगिनत विशाल सोल बीस्ट हवा में उड़ती, जमीन पर दौड़ती, मिट्टी चीरकर बाहर निकलती दिखी। एक बड़ी सोल बीस्ट टाइड। गंजे आदमी की टोली में कोई चिल्लाया, बीस्ट टाइड, बीस्ट टाइड। सभी के चेहरे सफेद पड़ गए, डर से भरे हुए। सोल बीस्ट टाइड का नाम उन्होंने सुना था, जब सोल रेल्म की सोल बीस्ट मिलकर इंसानों से बदला लेने का अभियान शुरू करती हैं। ये दुर्लभ घटना थी और सौभाग्य या दुर्भाग्य से अब इन पर टूट पड़ी थी। गंजे आदमी ने चिल्लाकर कहा, ये छोटी बीस्ट टाइड लगती है, पीछे की ओर सोल बीस्ट कम है। सब मिलकर एक दिशा में हमला करो, शायद कोई रास्ता मिल जाए। वे लोग शिवम को भूल चुके थे, जान बचाना खजाने से ज्यादा जरूरी था। दर्जनों लोग पीछे की ओर भागे और सोल बीस्ट पर हमला किया। भीषण ऊर्जा से कई सोल बीस्ट मारी गईं और वे उत्साहित हो उठे।
अच्छा काम जारी रखो, लेकिन उसकी बात वहीं जम गई, क्योंकि आसमान से कई भयानक गर्जनाएं उतरी और 5 विशाल जीव हवा में कदम रखते हुए उनकी ओर दौड़े। गॉड एम्परर स्तर की 5 सोल बीस्ट पांचों ने चमकदार ऊर्जा छोड़ी। 5 इंद्रधनुषी हमले गंजे आदमी और उसकी टोली पर टूट पड़े। रोक लो, गंजे आदमी ने पूरी शक्ति से डिवाइन लाइट की विशाल हथेली बनाए। दूसरे डिवाइन एम्परर ने तलवार चलाई, बाकी सब भी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से शामिल हुए। बूम, दोनों तरफ का टकराव हुआ और गंजे आदमी की पूरी सेना की शक्ति पल भर में नष्ट हो गई। कमजोर कुछ लोग चीखते हुए वहीं फटकर मर गए, बाकी जो ताकतवर थे वे घायल होकर खून थूकने लगे। गंजा आदमी और दूसरा डिवाइन एम्परर भी पीछे फेंके गए, मुंह से खून बह रहा था। वे 5 गॉड एम्परर सोल बीस्ट के आगे बिल्कुल असहाय थे, लेकिन असल भय तो अब शुरू हुआ। हर दिशा से और भी दहाड़ें उठी, हर तरफ डिवाइन रेल्म की ऑरा फैल गई। हर दिशा में 4-5 गॉड एम्परर सोल बीस्ट और आ गईं। वे पूरी तरह घिर चुके थे। गंजे आदमी और उसके लोग निराशा में डूब गए, उनका अंत सुनिश्चित था। गंजा बूढ़ा आदमी और उसके साथ आए लोग पूरी तरह निराश थे। सामने इतनी अधिक और इतनी शक्तिशाली सोल बीस्ट थी कि उनके बचने की कोई संभावना ही नहीं थी, उनकी मौत निश्चित थी। सोल बीस्ट फिर से दहाड़ी। कुछ सोल बीस्ट सीधे शिवम की ओर झपटे। अतीत में वे जिन मनुष्यों को मार चुके थे, उसी प्रवृत्ति के साथ वे अब भी हमला करने दौड़े। भयंकर ऊर्जा के हमले एक साथ उन पर टूट पड़े। कैंग शिवम के हाथ में तलवार की चमक प्रकट थी। तलवार की ध्वनि गूंजी और एक अर्धचंद्राकार तलवार प्रकाश चारों दिशाओं में फैल गया। उसके सामने आने वाले सभी सोल बीस्ट के हमले एक झटके में चकनाचूर हो गए। किल, नकुल ने ठंडी आवाज में दहाड़ा। उसकी हथेलियों से काले रंग की किरणें फूट पड़ीं। एक क्षण में ही दर्जनों सोल बीस्ट उसके हाथों में मारी गईं। इतने सोल बीस्ट को एक साथ मारना स्वाभाविक रूप से गॉड एम्परर रेल्म की सोल बीस्ट का ध्यान आकर्षित कर गया। क्रा, एक विचित्र चीख के साथ 2 सिर वाला एक विशाल नीला पक्षी हवा में उभरा और शिवम की ओर दौड़ा। उसके दोनों मुंहों से नीली किरणें निकलीं और वे शिवम पर बमबारी करने लगीं। गॉड एम्परर रेल्म की सोल बीस्ट का हमला निश्चित ही सामान्य डिवाइन एम्परर से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है, लेकिन ये सामान्य डिवाइन एम्परर शिवम के सामने कुछ भी नहीं था। रूपाली की हथेली में एक युद्ध धनुष प्रकट हो गया। उसने धनुष खींचकर एक तीर छोड़ा। तीर आकाश में बिजली की तरह गरजा। 2 सिर वाले पक्षी की नीली किरण को भेदता हुआ सीधे उसके सिर से पार हो गया। धड़ाम, दोनों सिर एक साथ फट गए और विशाल पक्षी वहीं गिर पड़ा। गंजा बूढ़ा आदमी और उसके साथियों की आंखें फटी रह गईं। एक गॉड एम्परर स्तर की सोल बीस्ट सिर्फ एक तीर में मारी गई। ये कैसी शक्ति थी? गंजे बूढ़े ने अनुमान लगाया कि वह 2 सिर वाला दानव पक्षी उसकी ताकत से कम नहीं था। अगर अभी यह तीर उसकी ओर छोड़ा गया होता तो वह भी। ये सोचकर उसका शरीर कांप गया और पूरा सिर पसीने से भीग गया। एक होली रेल्म की सोल बीस्ट मारे जाने पर बाकी गॉड एम्परर रेल्म की सोल बीस्ट क्रोधित हो उठी। वे सब दहाड़ते हुए शिवम, रूपाली और नकुल पर झपट पड़ी। कम से कम 10 से ज्यादा गॉड एम्परर सोल बीस्ट एक साथ हमला कर रही थीं, जबकि गंजा बूढ़ा और उसकी टोली किनारे छोड़ दी गई थी। अच्छा है, इन्हें लड़ने दो, दोनों तरफ नुकसान हो और हम मौका पाकर भाग जाएं। गंजे बूढ़े और उसके साथियों के मन में फिर से पाप जन्म लेने लगा। 10 से अधिक गॉड एम्परर सोल बीस्ट्स ने मिलकर हमला किया। भयंकर ऊर्जा विस्फोटों ने पूरा आकाश हिला दिया। चारों दिशाओं से हमले एक साथ तीनों पर टूट पड़े। कॉट डेथ, शिवम और उसके साथी ठंडी आंखों से एक साथ आगे बढ़े। शिवम ने वॉर कैरेक्टर टैक्टिक की 5 गुनी युद्ध शक्ति सक्रिय की और हवा में छलांग लगाकर उन गॉड एम्परर सोल बीस्ट पर टूट पड़ा। उसके मुक्के लगातार बरसते रहे। उन सभी सोल बीस्ट के हमले शिवम की मुट्ठियों की शक्ति के सामने रुई की तरह फट गए। कुछ ही प्रहारों में कई सोल बीस्ट की चीखें गूंज उठी। उनके शरीर मुट्ठी की शक्ति से चीर दिए गए और वे वहीं ढेर हो गए। एक एक सोल जेड नीचे गिरा जिसे शिवम ने हवा में पकड़ लिया। दूसरी ओर रूपाली ने लगातार कई तीर छोड़े और हर तीर की आवाज के साथ एक गॉड एम्परर सोल बीस्ट गिरती गई। नकुल ने भी कुछ ही सांसों में कई गॉड एम्परर सोल बीस्ट का अंत कर दिया। कुछ ही पलों में 10 से अधिक गॉड एम्परर सोल बीस्ट सब की सब नष्ट हो चुकी थीं। गंजे बूढ़े और उसके साथी दंग रह गए। उनकी आंखें जैसे बाहर निकल आई हों। उनके मुंह इतने खुले कि जैसे कुछ अंडे निगल सकते हों। स्तब्ध, अविश्वसनीय, बिल्कुल अविश्वसनीय, उनके चेहरों पर यही लिखा था।
ये डिवाइन एम्परर रेल्म के जीव थे, लेकिन इन्हें ऐसे मारा गया मानो मुर्गियां काटी जा रही हों। उन्हें लगा कि वे सपना देख रहे हैं। शिवम, रूपाली और नकुल, ये तीनों तो राक्षस थे, असली भयावह दानव। इतनी भयानक प्रतिभाएं, और वे इनसे लूटपाट करने की सोच रहे थे। इनको मारने की योजना बना रहे थे। ये तो अपनी ही कब्र खोदना था। सोल बीस्ट का झुंड जब अपने इतने साथियों को मरते देखा, उन्होंने तुरंत निर्णय लिया और बाकी सारे सोल बीस्ट एक ही समय मुड़कर भाग खड़े हुए। वे जानते थे कि वे शिवम का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वे भाग निकले। कुछ ही पलों में पूरा क्षेत्र खाली हो गया। चलो भागो। गंजा, बूढ़ा और बाकी लोग तुरंत भागने की तैयारी करने लगे। कहाँ जा रहे हो? रूपाली की आइसली आवाज गूंजी। सबने कांपते हुए कदम रोक दिए। उन्होंने अभी देखा था कि शिवम के सामने डिवाइन एम्परर भी कितने तुच्छ हैं। भागकर भी कहाँ जा सकते थे, डर से उनके चेहरे खराब हो चुके थे। 3 महान महोदयों, हमने अज्ञानता में आप लोगों का अपमान किया, कृपया हमें क्षमा कर दें। गंजे बूढ़े के चेहरे पर रोने से भी बदतर मुस्कान थी। वह बार बार झुककर विनती करने लगा। रूपाली ठंडी आवाज में बोली, अभी तो तुम हमें मारना चाहते थे, अब इतनी आसानी से छोड़ दे, कितने भोले हो। वह उन्हें मारने ही वाली थी कि रुको, शिवम ने कहा। रूपाली ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्या शिवम का दिल पिघल गया था? शिवम बोला, इसे छोड़ना नहीं, लेकिन बाकी लोग जिंदा रह सकते हैं, हमें रास्ता ढूंढने में मदद करने के लिए। रूपाली और नकुल की आंखें चमक उठी। हाँ, जितने अधिक लोग ढूंढेंगे उतनी जल्दी रास्ता मिलेगा। गंजे बूढ़े को छोड़कर बाकी सबके चेहरे खिल उठे। वे तुरंत उससे दूर हट गए। गंजे बूढ़े के चेहरे पर मृत्यु का साया छा गया। उसे अब गहरा पछतावा हो रहा था। अगर उसे पता होता कि शिवम इतने भयानक हैं तो वह कभी उन्हें नहीं छेड़ता। लेकिन अब पछतावे का कोई औषधि नहीं था। मरना वह चाहता नहीं था। इसलिए अचानक उसकी आंखों में एक खूंखार चमक उभरी और वह अपनी टोली की ओर भाग पड़ा। उसने बिजली की तेजी से अपने 2 हाथ बढ़ाए, कुछ लोगों को पकड़कर शिवम की ओर फेंक दिया और खुद पूरी ताकत से विपरीत दिशा में भागने लगा। गॉड डेथ, शिवम ने ठंडी आवाज में कहा। उन्होंने ग्रेट डिवाइन विंड टेक्निक सक्रिय की। एक ही झटके में वे गंजे बूढ़े के पीछे पहुंच गए। दूसरे ही पल उसके सामने खड़े थे। गंजे बूढ़े ने डर के मारे चीख मारी और पूरी शक्ति से डिवाइन लाइट की विशाल हथेली बनाकर हमला किया। बूम, शिवम का एक ही मुक्का और वह विशाल हथेली चूर चूर हो गई। अगले ही प्रहार में उसके लगातार प्रहारों ने गंजे बूढ़े के शरीर को फाड़कर रख दिया। उसकी आत्मा तक समाप्त हो गई। मरते समय उसके मन में आखिरी विचार उठा, क्या यही अंतर है डिवाइन किंग 8वें स्तर और इस राक्षस के बीच? और उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। शिवम ने वार करके गंजे बूढ़े आदमी को वहीं खत्म कर दिया। बाकी लोग इतने डर गए कि हिलने की भी हिम्मत नहीं हुई। उनके चेहरे सफेद पड़ चुके थे, भय से जम चुके थे। एक ही वार ने उन सब के बीच की ताकत का असली अंतर साफ कर दिया। शिवम और उसके 2 साथी, ये तीनों सचमुच अकल्पनीय दानव थे। बाकी लोग घबराए खड़े थे, समझ नहीं पा रहे थे कि उनका भविष्य क्या होने वाला है। उन्हें नहीं पता था कि शिवम उन्हें कैसे संभालेगा। अब तुम लोगों से एक काम है। शिवम ने सब पर नजर डाली और उसकी आवाज किसी आदेश की तरह भारी थी, जिसमें इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। आदेश दीजिए, जान भी लगानी पड़ी तो लगा देंगे। हाँ, जो कहेंगे वही करेंगे, पूरी निष्ठा के साथ। सब एक एक करके सर झुकाते गए। अगर वे अपना दिल निकालकर भी शिवम को दे सकते तो अभी दे देते। जब जान पर बन आती है तब कोई भी शर्त, चाहे कितनी कठोर क्यों ना हो, मंजूर हो जाती है। शिवम बोला, मैं तुम्हें इस ईवल स्पिरिट वर्ल्ड में कुछ विशेष स्थान ढूंढने भेजूंगा, जैसे कोई खास इमारत, कोई असामान्य जगह, कोई विचित्र स्थान, कुछ भी जो अलग दिखे उसे ढूंढो। ठीक है, कार्य अवश्य पूरा करेंगे। उन्होंने तुरंत सिर हिलाया। इतना आसान काम मिलना कोई चमत्कार था। धीमी प्रतिक्रिया से भी शिवम नाराज हो जाए, इस डर से वे जल्दी जल्दी सहमति दे रहे थे। शिवम बोला, लेकिन तुम्हें भेजने से पहले एक और चीज करनी होगी। इसके बाद उसने हाथ घुमाकर एक जटिल मुद्रा बनाई और एक चमकता हुआ रून तैयार किया जो उड़कर उन लोगों के शरीर में समा गया। वे डरकर पीछे हटना चाहते थे लेकिन हिम्मत नहीं हुई। रून उनके शरीर में घुसकर गायब हो गया। शिवम ठंडी आवाज में बोला, यह सोल ब्रेकिंग प्रोहिबिशन है। अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो मैं बस एक विचार चलाऊंगा और तुम्हारी आत्मा फटकर खत्म हो जाएगी। कोई शव भी नहीं बचेगा। अब जाओ, जो भी खबर मिले तुरंत मुझे संदेश भेजना। सबने मन ही मन आह भरी।
अब उन्हें पूरी निष्ठा से शिवम की सहायता करनी थी, चाहे मन में कुछ भी हो। असल में कुछ लोग सच में भागने का सोच रहे थे, लेकिन अब उस विचार का जन्म लेना ही असंभव था। वे इंद्रधनुष जैसी रोशनी में तब्दील होकर अलग अलग दिशाओं में फैल गए। रूपाली ने पूछा, तुम्हारा अभी का रूनबैन इतना साधारण क्यों लग रहा था? क्या वह सचमुच सोल ब्रेकिंग था? शिवम मुस्कुराया, नकली था। असली सोल ब्रेकिंग कुछ और होता है, बस उन्हें डराने के लिए किया। नकुल हंसकर बोला, मास्टर सच में अद्भुत हैं, बुद्धिमानी को प्रणाम। शिवम बोला, छोटी सी चाल थी, लेकिन आगे भी काम आएगी और लोगों को पकड़कर उनका उपयोग करेंगे। रूपाली और नकुल ने तुरंत सहमति जताई। हाँ, 3 लोगों से ज्यादा ढूंढने वाले 200 लोग होंगे तो चीजें बहुत जल्दी मिलेंगी। इसके बाद उन्होंने कार्रवाई शुरू की। जो भी व्यक्ति सोल बीस्ट का शिकार करने अंदर आया दिखाई देता, वे उसे पकड़ते, नकली प्रतिबंध लगाते और उसे खोजबीन पर भेज देते। कुछ ही समय में उन्होंने 200 से अधिक लोगों को अपने लिए तलाश में लगा दिया। अब वे सब दिशाओं में बिखरे हुए थे और जानकारी की गति किसी आंधी की तरह तेज हो गई थी। थोड़े समय बाद समाचार आने लगे। कहीं एक टूटी फूटी प्राचीन महलनुमा इमारत मिली। वे गए, लेकिन अंदर कुछ नहीं मिला। फिर नए समाचार आने लगे, नई जगहें मिलीं। पर जांच करने पर हर स्थान खाली निकला। इससे तीनों को संदेह हुआ, क्या जोंगकियान वर्ल्ड वास्तव में हेवनली सोल द्वारा छोड़ी गई खजानों की भूमि है? तभी उत्तर दिशा में खबर है, शिवम को नया संदेश मिला। चलते हैं। तीनों ने हार न मानते हुए फिर उड़ान भरी। तीनों की गति अत्यंत तेज थी। उनके शरीर पर अंकित बड़े टेलीपोर्टेशन मंत्र सक्रिय हुए और वे कुछ झिलमिलाहटों में ही करोड़ों मील पार कर गए। उनके सामने एक विशाल पर्वत प्रकट हुआ। पर्वत के चरणों में एक प्राचीन नीले पत्थर की सड़क थी। वही रास्ता पर्वत के मध्य में मौजूद एक विशाल पत्थर द्वार तक जाता था। यहाँ पहुँचते ही तीनों को कुछ महसूस हुआ। उनके लाइफ सोल स्टोन के टुकड़े हल्के हल्के कांपने लगे। उनमें से प्रकाश निकलने लगा। यही है, यही स्थान है, यह निश्चित ही लाइफ सोल हेवन कोर्ट से जुड़ा है। सोल स्टोन फ्रैगमेंट में छिपी राकेश की आवाज उत्साह से कांप रही थी। रूपाली और नकुल की आंखें भी चमक उठी। वे भी वही अनुभूति महसूस कर रहे थे। नकुल चिल्लाया, हाँ, ये दुनिया सचमुच हेवनली सोल द्वारा छोड़ी गई खजानों की भूमि है। इस पर्वत में अवश्य खजाना है और शायद 9 ग्रेट सोल पैलेसेस का सुराग भी। रूपाली बोली, चलो अंदर चलते हैं। तीनों आगे बढ़े और एंशंट रोड में प्रवेश करने लगे। लेकिन तभी जमीन पर अचानक घनी रूनलिपियां उभर आईं और एक विशाल अरे एक्टिवेटेड हो गया, जिसने शिवम, रूपाली और नकुल को घेर लिया। तभी एक गूंजती हंसी सुनाई दी। हा 30 मिलियन साल से प्रतीक्षा कर रहा था, अंततः आज सफलता मिली। हवा में एक आकृति प्रकट हुई। 40 वर्ष का दिखने वाला बलिष्ठ शरीर वाला, आंखों में चमक लिए एक मध्यम आयु का पुरुष। उसके शरीर से निकलती ऊर्जा समुद्र जैसी गहरी और अथाह थी। शिवम, रूपाली और नकुल के चेहरे कठोर हो गए। यहाँ कोई था। वो आदमी हवा में चलता हुआ नीचे उतरा और हर कदम पर अंतरिक्ष कांपने लगा। अरे भी उसकी चाल के साथ तेज रोशनी छोड़ने लगा। रूपाली ने तुरंत धनुष बनाया और तीर चलाया, लेकिन तीर डिवाइन लाइट में लिपटकर ऐसे गायब हो गया जैसे समुद्र में पत्थर गिर जाए। मध्यम आयु का व्यक्ति हंसा, तुम्हारी आक्रमण क्षमता शानदार है, पर मेरी बनाई हुई बड़ी फॉर्मेशन में तुम तीनों फंसे हो, निकल नहीं सकते। रूपाली ने पूछा, क्या ये फॉर्मेशन तुमने लगाई है? वो बोला, हाँ, यह मेरी बड़ी फॉर्मेशन है। शिवम ने पूछा, तुम कौन हो? वो मुस्कुराया, तुम्हें बता दूं, कोशा सेक्ट का निर्माण मैंने किया है। रूपाली की आंखें फैल गईं। क्या तुम कोशा सेक्ट के सेक्ट मास्टर हो? शिवम ने अगला प्रश्न किया, तुम्हारे पास लाइफ सोल स्टोन का अंश कैसे आया? ये सवाल तीनों के मन में जल रहा था, क्योंकि उस आदमी के पास भी वैसा ही टुकड़ा था। मध्यम आयु का व्यक्ति शांत हंसी के साथ जवाब देता है, लाइफ सोल स्टोन फ्रैगमेंट वो स्वाभाविक रूप से मेरा अपना है। रूपाली ने ठंडी निगाहों से पूछा, तुम्हें ये टुकड़ा खुद मिला? मेरी जानकारी में तो लाइफ सोल यूएन स्टोन फ्रैगमेंट केवल युवा जीनियस को चुनता है। लाइफ सोल प्राइमल स्टोन फ्रैगमेंट सिर्फ उन युवाओं को चुनता है जो असली दानव स्तर के प्रतिभाशाली होते हैं। चाहे वो शिवम हो, रूपाली हो, नकुल हो या पहले के ब्लड और निर्मल, ये सब एंशंट यूनिवर्स के शीर्ष दानव प्रतिभाएं हैं। ऐसा फ्रैगमेंट किसी साधारण मध्यम आयु या वृद्ध व्यक्ति को कैसे चुन सकता है? कोशा सेक्ट मास्टर हल्के से मुस्कुराया और बोला, हर कोई कभी न कभी युवा होता है। यह वाक्य सुनते ही शिवम, रूपाली और नकुल एकदम स्तब्ध रह गए।
उन्हें अचानक वह बात याद आई जिसे वे लंबे समय से नज़रअंदाज कर रहे थे। हाँ, लाइफ सोल फ्रैगमेंट युवा दानव प्रतिभा को चुनता है, लेकिन किसने कहा कि वह वर्तमान युग की प्रतिभा ही होनी चाहिए? पिछले युगों में भी अनगिनत दानव पैदा हुए होंगे। शायद फ्रैगमेंट बहुत पहले पैदा हुआ, बहुत पहले किसी दानव ने उसे प्राप्त किया और वह दानव अब बूढ़ा हो चुका हो। ये स्वाभाविक है। सामने खड़ा कोशा सेक्ट मास्टर भी अपने युवा दिनों में भयानक प्रतिभा रहा होगा, तभी उसे फ्रैगमेंट मिला। तीनों के दिल भारी हो गए। अगर वह कभी इस स्तर का दानव था, तब आज उसकी शक्ति किस स्तर तक पहुंच चुकी होगी? क्या वे सच में उसका मुकाबला कर सकते हैं? कोशा सेक्ट मास्टर हंस पड़ा। हा, तुम सच में मेरी बात मान गए, तुम्हारे चेहरे देखना मजेदार है। वो हंसी रोक कर बोला, सच यह है कि तुम ठीक कहते हो। लाइफ सोल स्टोन फ्रैगमेंट सिर्फ दानव प्रतिभा को चुनता है और मैं उनमें से नहीं हूँ। मैंने इस फ्रैगमेंट के मूल मालिक, एक युवा जीनियस, से इसे छीन लिया था। उस पर काबू पाने में मुझे बहुत समय लगा, लेकिन अंततः मैं सफल हुआ और तभी मुझे पता चला कि यह हेवनली सोल के खजाने की चाबी है। यही कारण है कि 30 मिलियन वर्ष पहले मैंने कोशा सेक्ट की स्थापना यहाँ की, इस दुनिया को अपने नियंत्रण में लेने के लिए। ये पर्वत सोल हेवनली कॉर्ट का छोड़ा हुआ खजाना है, लेकिन एक अकेला फ्रैगमेंट होने से मैं अंदर नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने यह विशाल फॉर्मेशन बनाया और यहाँ प्रतीक्षा करने लगा ताकि फ्रैगमेंट के असली मालिक एक दिन यहाँ आएं। 30 मिलियन वर्ष, और आज अंततः तुम लोग आ ही गए। सोचा नहीं था कि एक साथ 3 फ्रैगमेंट मालिक आ जाएंगे। हा, अब मैं सोल हेवनली कॉर्ट के खजाने में प्रवेश कर सकता हूँ। सब कुछ मेरा है, यहाँ तक कि 9 ग्रेट सोल पैलेसेस भी। वो इतना उत्साहित हो गया कि उसकी आंखें पागलपन से चमकने लगीं। शिवम, रूपाली और नकुल के चेहरे अत्यंत गंभीर थे। उनके मन के सारे संदेह दूर हो चुके थे। अब वे समझ चुके थे क्यों एक पिछड़ा निर्जन स्थान, सैंडलेयर स्टारफील्ड, अचानक शक्ति समूहों द्वारा कब्जा किया गया था। क्यों ईवल सोल रेल्म में इतने लोग भेजे जाते थे। क्यों सोल बीस्ट हंटिंग का चक्र चलता रहता था। ये सब कोशा सेक्ट मास्टर की चाल थी। उसने पहले से यह पर्वत खोज लिया था, पर अंदर जाने के लिए फ्रैगमेंट मालिक चाहिए था। इसलिए उसने फॉर्मेशन लगाकर शिकार का इंतजाम किया। जो भी फ्रैगमेंट का मालिक होगा वह अंततः ईवल सोल रेल्म में प्रवेश करेगा और इसी फॉर्मेशन में फंस जाएगा। कोशा सेक्ट मास्टर चुपचाप खरगोश का इंतजार करते हुए शिकारी बनकर बैठा था और शिवम बिना जाने समझे उसके जाल में आ गए थे। यह व्यक्ति, इतनी लंबी आयु और ऐसी चालें, वो सचमुच भयावह था। कोशा सेक्ट मास्टर ने कहा, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम समझ जाओ कि अब मुझे फ्रैगमेंट दे दो, मैं तुम्हें जल्दी मौत दे दूंगा। वह बेहद आत्मविश्वास से भरा था। क्यों न हो, तीनों सिर्फ क्वाजी एम्परर स्तर पर थे और वह डिवाइन एम्परर मध्य था। उसके लिए तीनों का मिलकर आना भी कोई खतरा नहीं था। नकुल ने धीमी आवाज में कहा, लगता है आज एक कठिन लड़ाई तय है। रूपाली बोली, चलो तीनों एक साथ हमला करें, पहले फॉर्मेशन को तोड़ते हैं। तीनों ने एक दूसरे को देखा और तुरंत सहमति जताई। उफ़, तीनों ने एक साथ हमला किया और बाएं हिस्से की फॉर्मेशन पर निशाना साधा। शिवम ने तुरंत वॉर टैक्टिक्स की 5 गुना शक्ति सक्रिय की और ग्रेट विंड भी चला दिया। उसका मुक्का भयंकर तूफान के साथ आगे बढ़ा, मानो शून्य को चीर रहा हो, लेकिन फॉर्मेशन की डिवाइन लाइट एकत्र होकर उसके प्रहार को रोकने लगी। रंबल विस्फोट हुआ और शिवम का प्रहार निष्प्रभावी हो गया। रूपाली और नकुल ने भी संपूर्ण शक्ति से हमला किया, ऐसा हमला जिससे डिवाइन एम्परर के योद्धा भी नष्ट हो जाते, लेकिन फॉर्मेशन के सामने सब व्यर्थ था। कोशा सेक्ट मास्टर हंसा, अद्भुत, 3 क्वाजी एम्परर इतनी शक्ति दिखा रहे हो, वास्तव में प्रभावित हूँ, लेकिन तुम फिर भी बहुत कमजोर हो, आज तुम लोग यहीं खत्म हो जाओगे। उसकी दिव्य शक्ति शरीर से फूटने लगी। रूपाली चिल्लाई, हमलों को एकजुट करो। उसके पीछे एक विशाल वृक्ष प्रकट हुआ, हरे रंग की ऊर्जा उसकी धनुष में प्रवाहित हुई और एक विशाल पन्नाहरा तीर पैदा हुआ। फूं, तीर बिजली की तरह निकला। शिवम ने ग्रेट विंड और ग्रेट फ्रैगमेंटेशन दोनों को मिलाकर एक विनाशकारी मुक्का बनाया जो तीर पर लिपट कर आगे बढ़ा। नकुल ने 3 सिर और 6 भुजाएं बना लीं। तीनों सिरों की भौहों में स्थित तीसरी आंख से काला प्रकाश निकला और सभी किरणें तीर में मिल गईं। तीनों का संयुक्त हमला फॉर्मेशन की डिवाइन लाइट से टकराया। रंबल, भयावह विस्फोट हुआ, ऊर्जा का सैलाब फैल गया, फॉर्मेशन की शक्ति लगातार टूटने लगी। कोशा सेक्ट मास्टर का चेहरा बदल गया। ये हमला उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक शक्तिशाली था। वह गर्जा, इतनी भयानक शक्ति, डिवाइन एम्परर स्तर में प्रवेश किए बिना तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। फॉर्मेशन दबाओ। उसने दोनों हाथ आकाश से नीचे की ओर दबाए।
सेक्ट मास्टर कोशा ने दोनों हाथ नीचे दबाए और उसकी विशाल शक्ति बड़े फॉर्मेशन में उमड़ पड़ी। फॉर्मेशन की रोशनी और अधिक प्रचंड हो गई और उसने शिवम तथा उसके साथियों के हमले को लगातार दबाना शुरू कर दिया। तीनों का हमला लगातार टकरा रहा था, लेकिन उनकी ऊर्जा तेजी से समाप्त हो रही थी। एक बार और रूपाली ने चीखकर कहा। उसने अपने मुंह से रक्त निकालकर अपने युद्ध धनुष पर छिड़क दिया, जिससे धनुष की शक्ति कई गुना बढ़ गई और रक्तलाल रंग मिला हुआ हरा तीर प्रकट हो गया। शिवम ने तुरंत बॉल को बुलाया। बॉल तेजी से बदलकर उसके पूरे शरीर पर कवच बन गया और शिवम के हाथ में एक चमकती हुई चांदी की भाला प्रकट हो गई। भाला कंपन करता हुआ जबरदस्त शक्ति से भर गया और चांदी की दहाड़ के साथ आगे बढ़ा। नकुल के पीछे 99 सिर और 999 भुजाओं वाला एक विशाल राजा प्रकट हुआ और प्रत्येक सिर की भौहों की दरार से एक एक प्रकाश किरण निकली। इस बार तीनों का संयुक्त हमला बेहद भयानक हो गया। विशेषकर बॉल द्वारा बनाई गई चांदी की भाला तो गॉड एम्परर के चौथे स्तर को भी मार सकती थी। तीनों का हमला तूफान की तरह फॉर्मेशन की दिव्य रोशनी को चीरने लगा। फॉर्मेशन लगातार फट रहा था और अंततः उसमें एक बड़ा मार्ग खुल गया। चलो, शिवम ने चिल्लाया और उसका शरीर इंद्रधनुष की तरह चमकते हुए उस मार्ग से बाहर निकल गया। रूपाली और नकुल भी तुरंत उसकी तरह प्रकाश बनकर फॉर्मेशन की सीमा से बाहर निकल गए। दोनों ने शिवम की ओर देखा और दंग रह गए। उन्होंने नहीं सोचा था कि शिवम के पास इतनी बड़ी छिपी हुई शक्ति होगी। तभी एक भयानक दबाव उन पर गिरा और तीनों को पीछे धकेल दिया। ऊपर आकाश में कोशा सेक्ट मास्टर प्रकट हुआ। अपने विशाल दबाव को छोड़ते हुए उसने शिवम के शरीर पर मौजूद बॉल को देखा और बोला, क्या शक्तिशाली धातु जीवन है। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। तुम फॉर्मेशन तोड़ भी लो तो क्या सच में सोचते हो कि मेरे हाथों से बच सकते हो। वह घमंड से बोला, मेरे सामने घुटनों के बल गिर जाओ। उसने एक विशाल हथेली की प्रहार छाया छोड़ी, मानो पूरा पर्वत तीनों पर गिर पड़ा हो। आकाश फट गया। दृश्य विस्मयकारी था। तीनों ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन उस प्रहार को रोक नहीं सके। वे लगातार पीछे धकेले गए। शिवम बॉल के कवच के कारण बेहतर था, लेकिन उसके भीतर रक्त उबलने लगा और उसके मुंह से थोड़ा खून निकल आया। रूपाली और नकुल सीधे गंभीर रूप से घायल हुए और खून उगल दिया। फर्क बहुत बड़ा था। अगर सेक्ट मास्टर पूरे बल से हमला कर देता तो तीनों पल में नष्ट हो जाते। कोशा सेक्ट मास्टर ने लालच से कहा, पूर्ण शक्ति के सामने कोई प्रतिभा टिक नहीं सकती। अपनी लाइफ सोल स्टोन फ्रैगमेंट्स दे दो और साथ ही अपने शरीरों में छिपी हुई प्राचीन 3000 रहस्यमयी तकनीकों को भी सौंप दो। वह तीनों की हर तकनीक और रहस्य को पाना चाहता था। विशेषकर शिवम की शक्ति उसे सबसे अधिक आकर्षित कर रही थी। जो व्यक्ति डिवाइन मोनार्क के 8वें स्तर पर होते हुए उससे कहीं अधिक शक्ति दिखा रहा हो, वह निश्चित रूप से अनमोल खजाना था। शिवम का चेहरा गंभीर हो गया। वह तेजी से उपाय सोचने लगा। बॉल की शक्ति के बावजूद कोशा सेक्ट मास्टर बहुत ही शक्तिशाली था। केवल 2 ही चालें थीं, स्टॉर्म बीड या कॉपर कॉफन, लेकिन दोनों अत्यधिक खतरनाक और अत्यधिक गोपनीय। वह रूपाली और नकुल के सामने अपने सारे रहस्य खोलना नहीं चाहता था, लेकिन अब स्थिति जीवन मृत्यु की थी। तभी रूपाली बोली, क्या तुमने सच में सोचा था कि हम निराश हो चुके हैं। उसके हाथ का बड़ा युद्ध धनुष गायब हो गया और उसकी जगह एक छोटा 1 मीटर लंबा अत्यंत प्राचीन धनुष आ गया, जिस पर एक रक्तदाग चमक रहा था। वह दाग ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी छिड़का गया हो और उससे भयानक दानवी ऊर्जा निकल रही थी। शिवम और नकुल दोनों समझ गए कि यह सामान्य वस्तु नहीं थी, ये तो एल्विन किंग बो था। रूपाली बोली, आओ तुम्हें दिखाती हूँ एल्विन किंग बो की शक्ति। उसने धनुष तान दिया। तुरंत ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया कांप उठी हो। आकाश और धरती की सारी ऊर्जा उस धनुष में समाने लगी। एक रक्तलाल तीर प्रकट होकर सेक्ट मास्टर कोशा की ओर लक्ष्यित हुआ। कोशा सेक्ट मास्टर की आंखें सिकुड़ गईं, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे मृत्यु का भय महसूस हुआ। पीछे हटो पीछे, वो चिल्लाया और पीछे भागने लगा। लेकिन शून्य तीर छोड़ा गया, इतना तेज कि प्रकाश भी धीमा लगे। पलक झपकते ही तीर उसके सामने पहुंच गया। सेक्ट मास्टर कोशा ने पूरी डिवाइन एम्परर 6 फोल्ड शक्ति से प्रहार किया। उसके शरीर से सूर्य विस्फोट जैसी दिव्य ऊर्जा उठी। चिराग फिंगर, उसने अपनी उंगली से विशाल धूसर किरण छोड़ी जो उस तीर से टकराए। बूम विस्फोट ने संसार को हिला दिया। इसके बावजूद तीर उसकी उंगली की शक्ति को भेद गया और आगे बढ़ता चला गया। अगले ही क्षण रक्त की बौछार उड़ी। तीर सीधे सेक्ट मास्टर कोशा के शरीर को भेदकर एक विशाल रक्तछेद बना गया। कोशा सेक्ट का सेक्ट मास्टर सीधे तीर से भेद दिया गया। वह चीखते हुए पीछे हट गया।
उसकी छाती में एक विशाल रक्त छिद्र बन गया था और तीर की विनाशकारी शक्ति उसके शरीर को लगातार नष्ट कर रही थी और उसकी जीवन शक्ति को खा रही थी। उसकी सांस अचानक बेहद कमजोर हो गई। वह क्रोध में चिल्लाया कि तुम लोगों ने मौत को बुलाया है, मैं तुम्हें बिना दफन जगह के मरवाऊंगा। लेकिन वह रुकने की हिम्मत भी नहीं कर पाया और पल भर में भयावह गति से पीछे हटकर भाग गया। उसी समय रूपाली का शरीर कांपा, उसने एक खून का फव्वारा उगला और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। शिवम ने चिंतित होकर पूछा कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर रूपाली ने कहा कि मैं ठीक हूँ, बस वह तीर बहुत अधिक ऊर्जा ले गया, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। उसने रक्त लगे एल्वन किंग बो को समेट लिया और एक दिव्य औषधि निगल ली, जिससे उसका श्वास तुरंत पुनः स्थिर होने लगा। नकुल चुपचाप खड़ा था, उसकी नज़र शिवम पर थी और चेहरा हल्की रहस्यमयी मुस्कान लिए हुए था। कुछ देर बाद रूपाली की सांसें स्थिर हो गईं और उसका शरीर काफी हद तक ठीक हो गया। ड्रैगन लॉर्ड रिवेंज के एपिसोड बाकी शाम तक आएंगे, कभी अपलोड कर रहा हूँ, उसके बाद उसका आएगा शाम को 10 बजे के करीब तीसरा एपिसोड आ जाएगा। डिले हो जाएगा थोड़ा सा, आज अपलोड होगा सारे एपिसोड। और नई स्टोरी कल आ रही है, दूसरे चैनल पे होगी, लिंक प्रोवाइड की जाएगी कंपनी टैब में और प्रोवाइड करके डाली जाएगी। उसको आप लोग जरूर सुनिएगा और कमेंट भी करिएगा उसमें। सारे सीरीज़ के आज एपिसोड आएंगे, चारों सीरीज़ के, और बाकी सीरीज़ के भी आते रहेंगे एपिसोड। कभी मिसिंग होता है, मैक्सिमम टाइम लोग अपलोड करने की कोशिश करेंगे। और नई सीरीज़ भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। नई सीरीज़ अभी नहीं आई है तो इसी हफ्ते में या फिर नेक्स्ट वीक तक जरूर दे दूँगा। और ये भी सारी सीरीज़ कंप्लीट सीरीज़ अपलोड करूँगा।